रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्मश्चल अथ विशदः खरा। बाय नहीं करना है, अलग से कूपन कोड के थ्रू मिलेगा आपको, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, है ना। तो जो न्यू एडमिशन है उनके लिए अच्छा हो गए, वेरी गुड। शीतो लघु सूक्ष्मश्चल अथ विशदा खरा। वायु का है, पित्त का क्या है, स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम चा द्रवम अम्लम सरम कटु। ठीक है। कफ का क्या है, गुरु शीतम, हम ही भूल गए, गुरु शीतम मृदु स्निग्धम मधुरम स्तम पिच्छलम श्लेष्मणः प्रश्नम यान्ति। पहला हाथ बस याद कर लो, सबको हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, बहुत सारे बच्चों ने बताया है। तो जिस दिन जो बोला जा रहा है उसी दिन करना है। अब क्या करेंगे, जो आपने 3 श्लोक याद कर लिए, अब इनको 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर 4 दिन वाइज रिवाइज करेंगे, फिर 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर महीने भर बाद। तो ऐसे करके श्लोक रिवाइज करते चलेंगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद पुनः द्रव्यों के अनुसार उनके गुण कर्म का वर्णन किया जाएगा। तो श्लोक नंबर देखते हैं, रस के लक्षण। रसनार्थी रसस्तस्य द्रव्यम आपाठित तथा निर्वित्तो च विशेषे च प्रयत्य खाद्यस्त्र्या। यहाँ तक है, पहला हाफ जो है यहाँ तक है। विशेषे च प्रत्याह खाद्यस्त्र्या, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप को मैं यहाँ पर आपको लिखा दूंगी। तो रसना मतलब जिह्वा के अर्थ का नाम क्या है, रस है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है, द्रव्य जल और पृथ्वी है। और रस की उत्पत्ति में भी जल पृथ्वी कारण है। रस की उत्पत्ति में क्या है, मतलब ये द्रव्य थोड़ी है, वो द्रव्य है ना, जल और पृथ्वी है, और उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण होता है। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, रस का उपादान कारण क्या है, रस की निर्वृत्ति में कारण क्या है, रस की उत्पत्ति में कारण क्या है। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, बात समझ रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, रस की निर्वृत्ति में कारण क्या है, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो रस की क्या है, ये निर्वृत्ति है। दूसरा क्या बनेगा, रस की उत्पत्ति में कारण क्या है, रस किससे उत्पन्न होता है, तो रस की उत्पत्ति में कारण क्या है। तीसरा, रस का आधार द्रव्य क्या है। चौथा, रस की उपादान कारण क्या है, उपादान कारण। ये चारों चीजें एक ही है। अभी आपको विमर्श पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया, आपसे पूछ रहे एक मिनट, सॉरी। आपसे पूछ रहे निर्वृत्ति, आपसे पूछे उत्पत्ति, आपसे पूछे आधार, आपसे पूछे उपादान, तो आपका एक ही आंसर रहेगा, जल और पृथ्वी। दूसरा क्या है, रस के विशेष ज्ञान में कारण क्या है। विशेष ज्ञान को केवल एक चीज बोलेंगे, अभिव्यक्ति। तो 2 चीजों का आंसर एक होना है, विशेष ज्ञान या अभिव्यक्ति में कारण क्या है। इसके अलावा बचे हुए 3 महाभूत वायु आकाश और अग्नि क्या होते हैं, विशेष ज्ञान और अभिव्यक्ति में कारण है। बाकी चारों चीजों का आंसर आपका जल और पृथ्वी रहेगा। अब एक कोड याद कर लो, इंसान जप क्यों करता है, इंसान जप इसलिए करता है ताकि उसकी संसार से निर्वृत्ति हो जाए। तो जप से निर्वृत्ति, जा से जल, पा से पृथ्वी, जल और पृथ्वी से होती है निर्वृत्ति। इतना समझ आ गया। थोड़ा सा चीजें टफ था तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया, क्लियर हो गया। बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जब से निर्वृत्ति, तो जल पृथ्वी से निर्वृत्ति, उत्पत्ति, उपादान, आधार, सब कुछ जल और पृथ्वी है। बचा हुआ विशेष ज्ञान अभिव्यक्ति में 3 महाभूत है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब विमर्श से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रस के भेद कितने होते हैं, ओके समझ आ गया, 6 होते हैं। कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यहाँ पे जो टर्म दिया है वो स्वादु दिया है। स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 रस होते हैं, है ना, जो रसना के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब यहाँ पे फिर दिया हुआ है स्वादु, अम्लवण, वायु, कषाय, कटु, तिक्त, कषाय का जयंती पित्तम। स्वादु, अम्लवण ये 3 रस, बात को कषाय इधर से ना याद करो, मैं तो आपको यहाँ से याद करूंगी। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 3 रस हैं वात का शमन करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। ये जो अगले 3 रस हैं ये वायु को बढ़ाते हैं, कफ को शमन करते हैं, पता है ना। मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाएंगे, वायु को शमन करेंगे। कटु, तिक्त, कषाय जो है वायु को बढ़ाएंगे, कफ को शमन करेंगे। इतना क्लियर है। एक चीज और याद कर लो, कषाय तिक्त मधुराः पित्तम मन्येत पूर्वते वाग्भट्ट का श्लोक है। कषाय, तिक्त और मधुर जो है किसका शमन करते हैं, पित्त का। बचे हुए 3 रस
कॉल से याद करोगे, इनको तमक याद करोगे, TMK, TMK, T फॉर तिक्त, M फॉर मधुर, K फॉर कषाय, याद कर लो। तमक श्वास का जब अटैक होता है तो आप कॉल करके डॉक्टर को बुलाते हैं। तो कॉल से कटु, A फॉर अम्ल, C फॉर कटु, A फॉर अम्ल, L फॉर हो जाएगा लवण। तमक का अटैक आता है तो तिक्त मधुर कषाय, पित्त शामा के बाकी के तीन जो है पित्त को प्रकोपित करते हैं। अब ये चीज तो सिंपल हो गया। अब काश्यप जी ने बताया हुआ है क्रम, क्या क्रम बताया है? यही क्रम होता है काश्यप का। मतलब आपको सर ने क्रिया शारीर में पढ़ा दिया, वहां से याद कर लेना। क्या बताया है सर ने? वात शामक मधुर अम्ल लवण, यहाँ पे कटु तिक्त कषाय, ऐसे करके बताया कि नहीं बताया? जरा बता दो मुझे, बताया है? नहीं बताया तो एक बार मैं बता दूं आपको क्या बताया होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे वात, यहाँ पित्त, यहाँ पे कफ। यहाँ पर वात को प्रकुपित करने वाले रस, यहाँ पर शमन करने वाले रस। ठीक है, बताया है, एक बार और बता देती हूँ। तो यहाँ पर प्रकुपित करने वाले, शमन करने वाले उल्टा लिखोगे, यहाँ से मधुर अम्ल लवण, यहाँ पे ऐसा लिखोगे कटु तिक्त और कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब तिक्त में हमको कॉल लिखना है, कॉल क्या करता है? प्रकुपित करता, तो वही ट्रिक थी हमारी, कटु अम्ल लवण। यहाँ पे तमक लिखना था, तिक्त मधुर और कषाय। यहाँ पे पूरा पूरा नाम लिखना, लेकिन जल्दी के लिए अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं। कफ में तो जैसा होता है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, यही रहता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? अभी अभी क्रिया शारीर चल रहा है। प्रबल वात प्रकोपक रस कौन सा होता है? कषाय। प्रबल वात शामक रस कौन सा होता है? बेस्ट वात शामक रस जो है वो लवण रस होता है। और सबसे ज्यादा प्रकोपित कराने वाला जो होता है कषाय होता है। ये क्रम भी है, ठीक है, सब्जेक्ट में पढ़ा है मैंने, आपको इधर भी बता दिया है। अब देखते हैं इसमें रस में कौन से महाभूत होते हैं। प्रीवियस ईयर में कई बार आपको बताया गया है, ठीक है। सभी आचार्यों का एक जैसा ही रहता है, थोड़ा सा एक आध का अलग रहता है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। अब दूसरे आचार्य का तो मेरे पास लिखा नहीं है, इन्हीं का याद करा दूं। नागार्जुन का बस एक चीज उल्टा है, बाकी सभी का एक जैसा है। तो देखो मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा, मतलब ये जल पृथ्वी ना करके आप तो ऐसा लिख लो, पृथ्वी और जल लिख लो तो याद रहेगा, ठीक है। एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखा, तीन बार अग्नि अग्नि लिख दिया, यहाँ पे तीन बार वायु वायु लिख दिया, यहाँ पर अग्नि था तो यहाँ पर आकाश हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी हो जाएगा। जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया कि नहीं आया? पृथ्वी जल, अग्नि अग्नि अग्नि, वायु वायु वायु, इधर अग्नि के नीचे छोटा वाला आ आया, उसके बाद जस्ट बड़ा वाला आएगा, आ से आम आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। क्लियर हो गया? आराम से याद हो गया। अकेला इतना होता है, नागार्जुन का क्या होता है कि लवण में इनका जल अग्नि है ना, उनका अग्नि जल हो जाता है। अकेला इतना चेंज हो जाता है, आगे पीछे से कभी क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया है ना, आगे पीछे कभी आते ही नहीं तो ना याद करो। अब आपको याद करना है शारंगधर का। शारंगधर ने यहाँ पर कषाय बोल दिया, यहाँ पर तिक्त बोल दिया, मतलब शारंगधर ने क्या बोला है? कषाय में वायु आकाश होता है, तिक्त में वायु पृथ्वी होता है। कटु तिक्त को थोड़ी ना, कषाय तिक्त वही चेंज किया है क्या? एक मिनट मैं थोड़ा सा देख लूं, है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं लिखा रही हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ ना। हाँ, कटु तिक्त को चेंज किया है, कषाय को नहीं, सॉरी, कटु तिक्त को। यहाँ पर तिक्त लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कटु लिख, कषाय का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तिक्त और कटु को किया है, ओके, मैंने देख लिया ना। तो तिक्त में उनका वायु अग्नि हो जाएगा, कटु में उनका वायु आकाश हो जाएगा। ऐसा शारंगधर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अगले श्लोक पर आते हैं, द्रव्यों का वर्गीकरण। तो हमने अभी दो प्रकार के द्रव्य पढ़ चुके हैं। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक कारण द्रव्य होता है, एक कार्य द्रव्य होता है। कारण द्रव्य जो है 9 पढ़े थे, कार्य द्रव्य कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे। अब द्रव्यों का एक और डिवीजन आ गया, द्रव्य 3 प्रकार का भी होता है, त्रिविध प्रकार का भी होता है। कौन कौन सा? किंचित दुष्प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर। मतलब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोषों को शांत करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धातुओं को दूषित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वस्थ में हितकारी होते हैं। 3 प्रकार का हो गया, 9 प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया, या ओवरऑल 2 प्रकार का हो गया, है ना। इतने सारे टाइप्स हैं द्रव्यों के। 2 प्रकार का भी है, कारण कार्य, फिर कारण 9 है, कार्य 2 है, फिर 3 प्रकार का भी हो गया। आगे जाके एक और प्रकार आने वाला है, कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार का हो, सॉरी 3 प्रकार का होगा। क्या क्या है? जांगम, औद्विक और पार्थिव। जंगली जानवरों से मिलने वाला,
औद्भिद जमीन से औद्भिद पेड़ पौधों से मिलने वाला, पार्थिव मतलब होता है जमीन से मिलने वाला। 3 प्रकार का हो गया। 2 प्रकार का कौन सा? कारण और कार्य। 3 प्रकार का कौन सा? किंचित दोष प्रदूषण धातु प्रश्न स्वस्थित कर। तीसरा जो मिला हमको योनि भेद से भी 3 प्रकार का, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। जो जांगम द्रव्य होता है वो किससे मिलता है? जानवरों से मिलता है। जैसे मधुनी, गोरस, गोरस वर्ग में क्या क्या चीजें आती हैं? दूध, दही, घी इत्यादि गोरस वर्ग मतलब जानवरों से मिलता है। पित्त है, वसा है, मज्जा, रक्त, मांस, मल मूत्र, चर्म। ये चर्म जो है हमारी स्किन मतलब जानवरों की स्किन है। चर्म मतलब आपको पेड़ पौधों की छाल नहीं समझना, ये चर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विंड, मूत्र, मरेतो, अस्थि, स्नायु, शंग, नख, खुर, जंगम, ये किसके हैं? शुक्र, हड्डी, स्नायु, सारी चीजें किसकी हैं? जांगम द्रव्यों की हैं। और पार्थिव में क्या आएगा? जो धातुएं होती है पृथ्वी से हम निकालते हैं वो पार्थिव में आता है। जैसे सोना है, मल के साथ पांचों लोहा, पंच लोहा, सिक्ता, सुधा, मनहाशिला, सारी मणियां है, हरताल है, मणि, नमक, गेरू, अंजन, ये सब पृथ्वी से मिलता है। फिर आता है औद्भिद द्रव्य। अब औद्भिद द्रव्यों का डिवीजन किया है। जांगम का डिवीजन नहीं है, पार्थिव का नहीं है। औद्भिद को चरक जी ने या सुश्रुत जी ने 4 प्रकार से डिवाइड किया है। 4 प्रकार से। कौन कौन सा? वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। अब एक और चीज बनता है कि जो चरक का वानस्पत्य है ना, इस वानस्पत्य की जगह सुश्रुत ने क्या बताया है? वृक्ष बताया है। चरक के वानस्पत्य की जगह वृक्ष बताया। विदाउट श्लोक पहले मैं आपको याद करा दूं, उसके बाद अपन श्लोक याद करेंगे। वनस्पति क्या होता है? जिसमें फल और पुष्प में से कोई, पुष्प को मैं अभी फूल बोलूंगी, है ना, फल फूल बोलूंगी। फल फूल में से कोई एक चीज होता है। कौन सा चीज होता है? अभी बताएंगे। वानस्पत्य जो होता है उसमें फल भी होता है, फूल भी होता है। विरुद्ध क्या होता है? लताएं होती हैं। और औषधि क्या होती है? जिनके फल पकने के बाद नष्ट हो जाते, उनमें से हमको जो दाने मिलते हैं वो औषधि कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं वनस्पति। वनस्पति में क्या होता है? फल है वनस्पति। वनस्पति में फूल और फल में से केवल एक चीज, कौन? फल। इतना याद करो क्योंकि हमको भूल जाता है कि फल होता है किसमें? फूल होता है। तो याद कर लो, जो हमारे खाने के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा वो उसमें से हमको मिलेगा। हम पेट काय से भरेंगे? फूल से तो नहीं भर सकते, फल से भर सकते हो ना। तो वनस्पति में फल रहता है। और वानस्पति मतलब बड़ा वाला जो वाह है, बड़ा वाला जो वाह है, इतने बड़े वाले वाह मतलब बड़ा वाला जो वृक्ष है। तो बड़े वाले वाह वानस्पति को वृक्ष से रिप्लेस किया। ये कोड है याद करने का। किसको रिप्लेस किया है? वनस्पति को रिप्लेस नहीं किया, वानस्पति को। कैसे? वानस्पति में बड़ा वाला वाह तो बड़ा वाला वृक्ष। अगर वृक्ष बड़ा है तो फूल भी लगेगा और फल भी लगेगा। तो वानस्पति को वृक्ष बोला। सुश्रुत में इसमें फूल भी होता है, मतलब पुष्पई वानस्पत्या फल, अपनी फल भी होता है, पुष्प भी होता है। औषधि फल पाकंतः, फल पकने के बाद क्या बोला है? फल पकने के बाद अंत हो जाए उन्हें औषधि कहते हैं। और लता के रूप में जो रहती है ना, प्रताने, डैश डैश विरुद्धा स्मृता पूछा जाता है तो प्रतान होती है लताएं, विरुद्ध। ठीक है, सुश्रुत ने पुष्पा फलवंतो वनस्पत्या बोला है। अब यहाँ पर एक एक चीज आपको एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। वनस्पति में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो वनस्पति में जैसे गूलर है, वट है, पाकड़ है। एग्जाम्पल याद करो। रिप्लेस वाला बता दूं, वानस्पति को सुश्रुत ने वृक्ष नाम दिया है। तो याद कराया था कि वानस्पति में बड़ा वाला वाह आता है, तो बड़े वाले वाह को रिप्लेस किया है बड़े वाले वृक्ष से। अगर वृक्ष बड़ा है तो उसमें फल और फूल दोनों लग सकते हैं ना, तो ये कोड बन जाएगा याद करने का। तो वनस्पति में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एग्जाम्पल याद करोगे, गूलर, वट, पाकड़, ये वनस्पति होती है। इसमें ओनली क्या लगते हैं? फल लगते हैं। ठीक है, फिर जो वानस्पति होता है, वानस्पति मतलब होता है वृक्ष, जिसमें फूल भी आते हैं फल भी। जैसे आम है, पहले फूल मतलब वो मुहर आता है, फिर फल आते हैं। जैसे जामुन है, महुआ है, ये क्या है? वृक्ष के नाम से जानते हैं इनको। हाँ, बरगद का जो पेड़ है ना, वट, वो वनस्पति के नाम से। अब आप बोलोगे ये बरगद का पेड़ है, पेड़ नहीं बोलोगे, वृक्ष नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? बरगद का वनस्पति है। सब लोग आपके ऊपर हंसेंगे, है ना, ऐसे ही बोलना है। ठीक है, सुश्रुत ने इसको वृक्ष की संज्ञा दी है। पुष्प फलवंतो वृक्षा बोला है, जो पककर नष्ट आने से दूरवा। अब औषधि में कौन सी चीजें आती हैं? औषधि में दूर्वा आती है। एग्जाम्पल याद करना, द्रव गुण से पूछा जाता है। दूर्वा, जौ, गेहूं, धान। मतलब जो गेहूं धान की जो बालियां हैं पहले पकती हैं, फिर फूटकर नष्ट हो जाती है, उनके अंदर से हमको क्या मिलता है? धान मिलता है, जौ मिलता है, गेहूं मिलता है। तो ये किसमें आती है? औषधि में आती है। और विरुद्ध मतलब क्या होती है? लताएं, जैसे गुड़ूची की लता होती है ना, तो ये लताएं किसमें आती है? विरुद्ध में आती है। ठीक है, अब देखते हैं औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्यांग कौन से होते हैं। तो शीर, यहाँ पर शीर जो है
जानवरों का दुग्ध नहीं समझना, जानवर में जांगम में गौरस नाम से आएगा, वहां पे दूध घी सब कुछ रहेगा, लेकिन क्षीर नाम से आ रहा है, तो आप ये कभी नहीं समझना कि जानवरों का दूध है। ये क्षीर मतलब वृक्ष से निकलने वाला क्षीर होता है ना। तो मूल सार क्षीर गोल नाश सारी स्वरस मृदु पत्तियां सब कुछ यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और भस्म, ये जो भस्म है, कौन सा भस्म, आप ये ना समझना कि धातुओं की भस्म है, ये भस्म जो है राग है, राख है। जहां पर चीजें हमको गलत करने के चांसेस होते, केवल उनको गोला बनाते हो, बाकी किसी को नहीं बनाना है। तो शीर भूल सकते हो, भस्म कहीं पार्थिव तो नहीं है, भस्म क्या है, राख है, जो कहाँ से मिलता है, औद्भिद से मिलता है। इतना क्लियर हो गया। अब मूलनी और फलनी की गणना करते हैं। मूलनी कितना है, फलनी कितना है। शीर, हाँ, शीर को निर्यास, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, मूल त्वक सार निर्यास, शीर अलग होता है, निर्यास मतलब गोंद जैसा होता है। जैसे अकौआ में देखा ना, अकौआ का पेड़ जो है, अर्क का पेड़, उसमें क्या होता है, दूध निकलता है ना, वो शीर रहता है। निर्यास मतलब क्या होता है, उसका एक अलग कंटेंट रहता है, जैसे गोंद है ना, वो निर्यास होता है ना, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे शीर अलग है, निर्यास अलग दिया हुआ है, दोनों चीजें अलग अलग है। निर्यास यहाँ लिखा तो है गोंद, जिसको हम बोलते हैं गोंद, ठीक है। ओके, चलो एक कोड बना लो। मूलनी कितना होता है, 16, फलनी कितने होते हैं, 19। तो हमने मूसो बनाया, मूसो मतलब मूसक, मतलब चूहा, मुंह से हो जाएगा मूलनी, सो से हो जाएगा 16। मूसो अकेला याद कर लो, बाकी फलनी याद ही नहीं करना, 19 होता है, हमको ये चीज याद है। अब यहाँ पे जो चीज लिखा है मूलनी फलनी, मैं यहाँ से आपको अभी याद नहीं करा रही हूँ, लिखकर याद करा रही हूँ, ठीक है। लिखकर याद करेंगे, और अभी के अभी हम पूरे 16 के 16 मूलनी, 19 के 19 फलनी, कितने वामक होते, कितने विरेचक होते हैं, सब कुछ याद करेंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, वही वानर वाली ट्रिक पढ़ेंगे, मूलनी और फलनी वाली। आप तो इसी साल आए हैं, अच्छा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, है ना, वही वानर वाली ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कम वाली चीजें पढ़ेंगे, मूलनी। मूलनी कितनी होती है, मूलनी जो है 16 होती है, ठीक है। एक कोड बनाएंगे, वानर, वा ना रा, मतलब वानर मतलब होता है बंदर। बोलते हैं कि बंदर आया था, 9 2 11 होके भाग गया। 9 2 11 नहीं हुआ हमारा बंदर, तो 3 2 11 हुआ। बंदर कैसे हुआ, 9 2 11 ना होके 3 2 11, बस ऊपर वाले डिजिट चेंज होना है, बाकी सब एक जैसा रहेगा, ठीक है। अब जो 3 है, मूलनी में जो 3 है, वा पर क्या होगा, मूलनी वमन के लिए, ना फॉर मूलनी नस्य मतलब शिरोविरेचन, तो वमन को वामक भी लिख सकते हो, मूलनी वामक है। मूलनी एन फॉर ना फॉर नस्य मतलब मूलनी शिरोविरेचन में है, ठीक है। और रा फॉर मूलनी क्या है, रेचन मतलब विरेचन के लिए यूज करना है ना। तो ये तो पता है, वामक नस्य और रेचन के लिए, ठीक है। अब 3 जो है, 3 का हम एक ट्रिक बना लें, क्या, विश्व ट्रिक बनाया, विश्व, है ना। तो विश्व से क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा बिंबी, सा से हो जाएगा क्षण पुष्पी। अभी मैं हो जाएगा ये टॉपिक, तब आपसे पूछूंगी, सब कुछ बनेगा, तो अभी से टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज बनता है। बिंबी क्षण पुष्पी, वा से हो जाएगा बच्चा, बच्चा को हम क्या और बोलते हैं, हेमवती नाम से जानते हैं, हेमवती, ठीक है। बिंबी सरपुष्पी बच्चा, बच्चा को हेमवती नाम से बोला जाता है। अब नस्य के लिए 2 चीजें याद करना था, तो याद कर लो, नस्य नाक से देते हैं, नाक से नस्य देंगे तो हमारी आंखों की ज्योति श्वेत कलर की हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो हमारा कोड बनेगा श्वेत ज्योति। नस्य देने से ज्योति कैसी हो जाएगी, श्वेत कलर की हो जाएगी। तो श्वेत से क्या होगा, श्वेत अपराजिता, श्वेत अपराजिता, और ज्योति से क्या हो जाएगा, ज्योतिषमती हो जाएगा, ज्योति से ज्योतिषमती, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेचन, रेचन में कितने हैं, 11 हैं, तो याद करना तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। तो हमारे जो विरेच्य होते कितने होते हैं, नव विरेच्य होते हैं। कौन कौन से नव विरेच्य होते हैं, जरा नाम लिख ले हम, कौन कौन से होते हैं, तो नाम लिखते हैं, जोड़े जोड़े वाले लिख लो, सप्तला, सप्तला, शंखनी, दंती, दंती, द्रवंती, श्यामा, त्रिवित, है ना, हो गया। 2 4 6 7 8 9, 3 बचा हुआ है, तीनों लिख लो, आरगवद, शंखनी, सॉरी ये त्रिवित जो है, श्यामा त्रिवित, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 3 लिखना है, तो एक आरगवद लिखोगे, आरगवद, आवाज आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, माइक अभी नीचे गिर गया था,
आरगबद्ध, लौध्र और स्नूही। ये हमने लिखा नवविरिच्छ। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो यहाँ पर नवविरिच्छ में से 5 विरिच्छ आ जाएंगे। 5 विरिच्छ कौन कौन से हैं? जोड़े जोड़े वाले निकाल लो। कौन कौन से जोड़े जोड़े वाले निकाल लो? एक श्यामा त्रिवित और एक दंती द्रवंती। क्या क्या जोड़े के निकालेंगे हम? श्यामा त्रिवित, श्यामा त्रिवित, दंती द्रवंती। ये 2 जोड़ा हमने यहाँ पर 5 लेना था, तो 2 जोड़ा हमने ले लिया और एक क्या ले लेंगे यहाँ पर? हम सप्तला ले लेंगे। तो हो गया दंती, द्रवंती, श्यामा त्रिवित। ऐसा मत करना, ये बोलोगे मैडम श्यामा त्रिवित अलग अलग क्यों ना? 2 प्रकार का ना, एक श्यामा त्रिवित एक अरुण त्रिवित होती है, तो अपन ने अलग उसको श्यामा त्रिवित अलग अलग लिख लिया। एक श्यामा त्रिवित है और एक अरुण त्रिवित है। ठीक है, बता रही हूं मैं। 8 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हो गए ना। श्यामा त्रिवित, त्रिवित 2 प्रकार की हो गई ना, श्यामा त्रिवित और एक अरुण त्रिवित हो जाएगी। अभी बस मैं देखने वाली, मैच करा दूंगी, है ना। त्रिवित से 2 चीजें लेना, बुक में भी देख लो, श्लोक नंबर लिखा होगा 78 79 में। देखो 2 प्रकार की त्रिवित है, श्यामा त्रिवित अधोगुड़ा, है ना। सप्तला श्वेत नामा करके है, तो सफेद वाली भी है और काली वाली भी है। क्या बोल रहे हैं? चतुरंगु, लौध्र, लौध्र स्नूही। नहीं, सही लिखा मैंने, कोई गलत चीज नहीं लिखा है ना, लौध्र और स्नूही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें? 2 जोड़ा ले लिया हमने, दंती द्रवंती श्यामा त्रिवित ले लिया और एक सप्तला ले लो, तो एक क्या हो जाएगा? सप्तला। तो 5 चीजें आ गई। ठीक है, लौध्र मतलब तिलवक होता है, लौध्र तिलवक होता है, तो मैंने यहाँ पे लौध्र लिख दिया है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 5 चीजें हमने याद कर ली, हमको 6 चीजें और याद करना, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो एक इमेजिनेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बहुत मोटा पेड़ है, एक जो पेड़ है कैसा है? बहुत मोटा, हाथी के जैसा पेड़ है। अब जो पेड़ था हाथी के जैसा बड़ा मोटा था, इसमें जो गंध आ रही थी कैसी आ रही थी? अजा के जैसी गंध आ रही थी। हाथी जैसा मोटा पेड़ था, अजा के जैसे गंध आ रही थी, और उसकी जो आंखें थी कैसी थी? गवाक्षी। पेड़ की जो आंखें थी कैसी थी? गाय के जैसी आंखें थी। हाथी के जैसा मोटा पेड़, बकरी के जैसी गंध, गाय के जैसी उसकी आंखें थी। अब वो इतना हैवी था कि बेचारा नीचे 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 झुकता गया, तो अधो झुक गया। अब झुकने के कारण उसमें से क्या निकल रहा है? शीर निकल रहा है। ये जो शीर है ना, बड़ा विशैला शीर है। कैसा शीर है? विशैला शीर है। तो याद हो जाएगा आपको 6, 1 2 3 4 5 6। तो हाथी के जैसा मोटा पेड़, तो हस्ती दंती, हस्ती दंती। अजा के जैसी गंध, तो अजगंधा। क्या है? अजा के जैसी गंध, तो अजगंधा हो जाएगा। गाय के जैसी आंखें, तो क्या हो जाएगा? गवाक्षी हो जाएगा। नीचे नीचे झुक गया है, तो अधो से हो जाएगा अधोगुणा। ठीक है, शीर टपक रहा है, तो शीर से हो जाएगा शीरणी। शीर कैसा है? विशैला है, तो विशैला से हो जाएगा विषाणिका। शीर कैसा है? विशैला, विशैला से होगा विषाणिका। विषाणिका को हम किस नाम से जानते हैं? कर्कट श्रृंगी के नाम से जानते हैं। सारी चीजें याद हो गई। फिर से इमेजिन करो, हाथी के जैसा मोटा पेड़, हस्ती दंती, अजा के जैसी गंध अजगंधा, आंखें उसकी गाय के जैसी गवाक्षी, नीचे नीचे झुका अधोगुड़ा, शीर टपक रहा है शीरणी, विशैला शीर्ण, विषाणी का मतलब कर्कटशृंगी। और यहाँ पे हमने 5 द्रव नवविरिच्चा में से लिए। कौन कौन से? एक सप्तला अकेला वाला लिया, श्यामा त्रिवित अरुण वाली और काली वाली त्रिवित ले लिया, 2 तीन हो गया, और दंती द्रवंती ले लिया। इस प्रकार से पूरा 11 याद हो गया। यहाँ पर श्वेत ज्योति याद किया, तो यहाँ पर हमने विश्व याद किया। इतना क्लियर? आगे बढ़ चले। क्लियर हो गया? मूलनी द्रव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं फलनी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। हाँ बिल्कुल नेसेसरी है, एक एक पॉइंट याद करा दिया मैंने। नवविरिच्चा में से 2 जोड़े निकाल लो, किस किसके? श्यामा त्रिवित के, दंती द्रवंती, एक सप्तला, बाकी पूरा कोड से याद हो रहा है। ठीक है, चलो अगला फलनी द्रव्य। मूलनी हमारा हो गया, फलनी द्रव्य याद करते हैं, कितने हैं? 19। हमने पढ़ा था वानर, वहां पे कितना हो रहा था? 3 2 11 हो रहा था वानर, 9 2 11 को 3 2 11 पढ़ा। यहाँ पे वानर जो हो रहा है 8, 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाता है? 9। अब एक और बढ़ गए तो कितना हो जाएगा? 10। ये कोड है याद करने का। आप बोलोगे 8 और 1 9 क्यों नहीं लिखा? तो 8 और 1 9 तो होता है, लेकिन इसके बाद हम एक कदम और आज आगे जाएंगे तो एक और मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 8 और 1 9, आगे जाके एक और जुड़ गया तो हो जाएगा 10। तो 8 1 10, वमन के लिए 8, नस्य के लिए 1 ही है, रेचन के लिए कितने हैं? 10 हैं। तो 8 हम कैसे याद करेंगे वमन वाले? तो याद कर लो, 8 में
षडवामक हो जाएंगे ना। षडवामक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लिखाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्गव, वत्सक, कृतवेधन, षडवामक का नाम आप जानते हैं, लिख सकते हो। मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक, वत्सक और कृतवेधन। ठीक है, षडवामक। हमारा कोड क्या था, 6 टेढ़े हाथी। हाथी कैसे थे, 6 थे, लेकिन वो टेढ़े ताढ़े से थे। टेढ़े से क्या हो जाएगा, त्रपुष। टेढ़े से क्या होगा, त्रपुष। 6 से हो जाएगा षडवामक, टेढ़े से हो जाएगा त्रपुष। और हाथी से क्या हो जाएगा, हमने जो हाथी पढ़ा था हस्तिदंती। हस्तिदंती कहां पर, सॉरी, हाँ, हस्तिदंती कहां पर था, जहां पर खुद दंती था। दंती देवंती का जो दंती था ना, वहीं पर हस्तिदंती भी है। मूलनी विरेचन में यहाँ पर क्या है, हस्तिपर्णी है। क्या है, हाथी से यहाँ पर हस्तपर्णी हो जाएगा, हस्तपर्णी। ठीक है, दंती तो ऊपर था। हाँ, ठीक है, ओके। अब नस्य में एक ही चीज है, विरेचन के, शिरोविरेचन के लिए एक ही चीज है, अपामार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है शिरोविरेचनम। शिरोविरेचन में अपामार्ग श्रेष्ठ होता है। तो अपामार्ग, इसको हम प्रत्यक पुष्पी के नाम से जानते हैं। प्रत्यक पुष्पी अपामार्ग, याद कर लो। जो पुष्प है, कोई लोग आपके मार्ग में क्या बिछा रहा है, पुष्प बिछा रहा है। कोई आपके मार्ग में कांटे भी तो बिछा देता है, तो मार्ग में पुष्प। तो अपामार्ग प्रत्येक पुष्पी का पर्याय है। और जो दंती होता है उसका पर्याय क्या है, वो भी याद कर लो। दंती का जो पर्याय है वो है प्रत्यक श्रेणी। दंती का पर्याय प्रत्यक श्रेणी होता है। याद हो गया। अब 10 और याद कर ले। कैसे याद करेंगे, बड़ा टास्क है हमारे पास याद करने का। तो चलिए 10 याद करते हैं। तो पहले तो जो हमने नवविरेच्या पढ़ा था उनके पास आ जाए। नवविरेच्या में से 5 तो चले गए थे। अब आशा को हटा दो। आशा मतलब आ और शा। आशा लेना, यहाँ पे क्या लेना है, आ और शा। आ और शा मतलब आशा कहां पर आ जाएगी, फलनी में आ जाएगी। फल खाने की हमको आशा है कि हमको फल मिल जाए। आरत, बद और शंखनी उसमें आएगा। लोध, स्नु ही किसी में नहीं आएगा। बाकी के जो 5 है वो कहाँ आ गए, मूलनी रेचन में आ गए। अब याद हुआ, नवे विरेच्या में से लोध, स्नु ही कहीं नहीं आया। आशा जो है फलनी में चला गया। बचे हुए 5 जो थे मूलनी में चले गए थे। ठीक है, तब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आशा, आरक, बध और शंखनी। ठीक है, आरक, बध और शंखनी लिखोगे। 2 चीजें याद हो गई, आरक, बध और शंखनी। अब आपको द्विविध क्लीतक याद करना है। द्विविध क्लीतक, क्लीतक मतलब क्या होता है, पूछा जाता है। क्लीतक मुलैठी का पर्याय है। द्विविध क्लीतक में कौन कौन सी 2 आती हैं, एक होती है आनूप क्लीतक और एक होती है स्थलज। स्थलज तो हो गया 4, आसानी से याद हो गया। आशा और 2 प्रकार की क्लीतक, तो 4 हो गया। अब हमको याद कितना करना है, 4 तो याद हो गया। 2 करंज याद कर लो, द्विविध करंज। द्विविध करंज तो 2 कासे क्लीतक, 2 कासे करंज। कौन कौन सी करंज होती है, प्रक्रिया, उदकिरिया। प्रक्रिया को लता करंज के नाम से भी जानते हैं, उदकिरिया को करंज के नाम से भी जानते हैं। उदकिरिया मतलब करंज। ठीक है, पर्याय भी पूछा जाता है तो कैसे याद करोगे, प्रक्रिया लता का। लता क्या है, एक लेडी है, तो लेडी फर्स्ट। लेडी फर्स्ट को हम लेडी प्रथम भी तो बोल सकते हैं। तो लता प्रा से प्रथम है, तो प्रक्रिया लता करंज है, उदकिरिया करंज है। तो 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। 7 8 9 10 4 ही याद करना है, तो याद कर लो। एक कोड बना लेते हैं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अंदर कोटर करना। कोटर करना, आपको किसी ने बोला कि इतना बड़ा पेड़ है, आप इसमें कोटर बना दो। कोटर मतलब उसमें एक होल बना दो। तो बहुत कठिन काम है ना, तो बहुत से क्या होगा, विडंग। बहुत से हमारा विडंग हो जाएगा। कठिन से होगा कंपिलक। कठिन से कंपिलक, विडंग कंपिलक। अंदर से हो जाए, अंदर कोटर से हो जाएगा अंतः कोटर पुष्पी। अंतः कोटर पुष्पी, अंदर से क्या होगा, अंतः कोटर पुष्पी। और है से हो जाएगा हरित की। है से क्या होगा, हरित की। पूरा याद हो गया। बहुत कठिन है अंदर कोटर करना, तो बेडंग, कंपिलक, हरित की, अंतः कोटर पुष्पी, ये हमारा पूरा मूलनी फलनी याद हो गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से रिवाइज कर लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है सूत्र स्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ लूं मैं, बताना है मूलनी रेचन है कि मूलनी शिरोविरेचन, ये सब बताना, मूलनी फलनी अकेला नहीं बताना है। बताइए हस्ती दंती कहाँ था, हस्ती पर्णी कहाँ था, ठीक है, शीरणी हमने कहाँ पढ़ा था, क्लीतक कहाँ पढ़ा है, पहले मूलनी पढ़ाया था फिर फलनी पढ़ाया। फिर बताइए कर्कट श्रृंगी कहाँ था, कर्कट श्रृंगी, विषाणिका कहाँ था, आरगबद कहाँ था। इतने क्वेश्चन मैंने पूछे, वने आपसे, वेरी गुड। एक करेक्शन है थोड़ा सा, वमन जो हमने लिखा था फलनी में उसके साथ आस्थापन भी ऐड कर लो, है ना। फलनी में हमने वमन लिखा था, उसके साथ वमन और आस्थापन दोनों के लिए है, ये वमन और आस्थापन दोनों में प्रयोग होता है, उधर नहीं था, ये ओनली फलनी में लिखा है। यहाँ पर आपको वमन के साथ आस्थापन ऐड नहीं करना है, केवल आपको कहाँ करना है, वमन के साथ आस्थापन फलनी में करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे सभी बन पा रहे हैं क्या, अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, बताते चला करो ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए आपकी कैपेसिटी क्या है भाई याद करने की, है ना, क्षमता क्या है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो थ्योरी में लिखा है, हाँ वेरी गुड, सभी को अच्छे समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा है वो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पूरा आपको लिखाकर याद करा दिया है, यहाँ से नहीं याद हो पाता। अब आते हैं, ओके इतना बड़ा यस, चलिए वेरी गुड। कैपेसिटी लो है, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था कैपेसिटी लो है एक्स्ट्रा है, मतलब मैं जानना चाह रही थी कि आप किस तरीके से याद कर पाते हो, है ना। मतलब एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपके बेस को समझकर आपको समझाए। आपका बेस बहुत हाई है, मैं आपको बहुत लो लेवल से पढ़ा रही हूँ तो भी अच्छा नहीं रहेगा। आपका लेवल क्या है, आपका बेस क्या है, थोड़ा सा सही नहीं है, और मैं बहुत हाई लेवल से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं वही कोशिश करती हूँ जो नए बच्चे होते हैं कि मुझे उनका पहले थोड़ा, क्योंकि ऑफलाइन में बात अलग रहती है, मैं सामने फेस टू फेस बैठते हैं, बहुत होशियार है। हाँ 4 प्रकार के होते हैं, सर्पी, तिल, वसा, मज्जा। इनमें से जो बेस्ट होता है कौन होता है, सर्पी होता है, सभी लोग जानते हैं। इनका प्रयोग हम किस किस फॉर्म में करते हैं, तो इनका जो प्रयोग है, थैंक यू सो मच, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू उसके लिए। पान अभ्यंग नस्य वस्ति नस्यार्थम, है ना, इन सभी फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, क्या करते हैं हमारे जो महास्नेह है, स्नेहना जीवना वल्या वर्ण उपचय वर्धना, न स्नेहन देता जीवन बल्य वर्ण उपचय, इन सभी के लिए हितकारी होता है। ये वाला कोटेशन पूछा जा सकता है, स्नेहन जीवन वल्य वर्ण इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, चारों प्रकार के स्नेह। अब पांचों नमक के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से नमक। हाँ ये कैसे हो गया, ये पेज ब्लैंक कैसे हो गया, ठीक है ऐसा, हाँ आ गया, देखो मैंने बोला था ना गर्मी ज्यादा है तो वो हैंग हो गया था। चलिए लवण, 5 प्रकार के लवण नाम पूछा जाता है। पहले हम किसका याद कर ले, चरक का याद कर लेते हैं, उसके बाद आचार्य सुश्रुत का याद कर लेंगे। एक मिनट, हाँ रस तरंगणी, है ना, उसके बाद रस तरंगणी का याद करेंगे, है ना। पहले लिख लो सुश्रुत का, तो आचार्य सुश्रुत का, सॉरी चरक का लिख लो पहले। क्या ट्रिक है हमारी, सौ सैवी औसा, पहले वर्ड को बस मिलाया है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। रस तरंगणी का जो है ट्रिक है सैसा विसौरो, मुझे तो भाई ऐसे ही याद है, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सो सैवी औसा, सो फॉर सॉवरचल, सै फॉर सैंधो, वी फॉर विड, ऑ फॉर औद्भिद, सा फॉर सामुद्र, सो सैवी ओसा। इसमें, हाँ इसमें आपको एक फायदा ये होने वाला है, आपसे अगर आपसे लवण त्रय पूछा जाए कि लवण त्रय में क्या आता है, तो सो सैवी लवण त्रय में आता है, सौवर्चल सैदा और विड लवण त्रय में आता है। लेकिन आप जब रसशास्त्र पढ़ोगे वहां पे लवण त्रय दिया है, वहां पे कुछ अलग नाम है, सौवर्चल तो है, वहां पे 2 के पर्याय दिए हैं, वहां पे
सेंधाव तो है, सौवर्चुल विड का शायद पर्याय दिया है। विदाउट पर्याय तो लवणत्रय यही होता है, इनके पर्याय याद कर लेना। कभी कभी अलग अलग नाम से पाक्य दे देगा, रुचक दे देगा, तो वो किसका पर्याय है मुझे नहीं पता है ना। आप एक बार रसशास्त्र भेषज कल्पना में देखिएगा। और विदुर सामुद्र, अब यहाँ पे सै फॉर सेंधाव, सा फॉर सामुद्र, वी फॉर विड, सौ फॉर सौवर्चल, रो फॉर रोमक। अकेला रो फॉर लिख दूं, बाकी सब एक जैसा है। यहाँ पे ओ फॉर लिख दूं, ओ फॉर हो जाएगा औद्भिद। इतना अंतर था रस तरंगणी में और इनमें कि इन्होंने औद्भिद बोला है और इन्होंने क्या बोला है, रोमक बोला। इसका रिप्लेसमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा मैंने थोड़ा सा, सेंधा नमक को नादे नाम से जाना जाता है। सेंधा को नादे से और विड नमक को पाक्य के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा आ जाए नादे और पाक्य दे दे तो आप सॉल्व कर लेना। सेंधव, रुचक और पाक्य। अब सौवर्चल को रुचक बोलते हैं क्या, मुझे पर्याय याद नहीं इसलिए मैंने आपको पर्याय नहीं लिखा था। सेंधा को मैंने नादे लिखा है, विड को पाक्य लिखा है, बाकी का आप देखना। ठीक है। एक क्वेश्चन में सेंधा नमक का वीर्य क्या होता है। सेंधा नमक का जो वीर्य है शीत वीर्य है, बाकी सारे जो वीर्य हैं उष्ण वीर्य होता है। अच्छा, रस तरंगणी का पूरा सेम है। चरक का जो है वही रस तरंगणी का है, सेंधव, सामुद्र, विड, सौवर्चल, बस रो अलग है। रो फॉर रोमक इनका हो जाएगा, इनका ओ फॉर औद्भिद है। तो औद्भिद इनका अलग है, इनका रोमक अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। सैंधव का वीर्य शीत है, बाकी सारे जो लवण है उष्ण वीर्य होते हैं। क्या करता है, स्निग्ध है। स्निग्धान्य उष्णानी तीक्ष्णानी कैसा होता है, पांचों नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले उष्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे जनरल सिद्धांत लिखा है कि लवण जो है उष्ण होता है, लेकिन सेंधा नमक को छोड़कर वो अपवाद में चीजें आती। सेंधा नमक जो होता है शीत वीर्य होता है। ठीक है। दीपनी का काम करता है, स्नेह स्वेद विदो, स्नेह स्वेदन का काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोभाग ऊर्ध भागेशु निरीहुष्य अनुवासनम, अधोभाग ऊर्ध भाग से दोषों को निकालने का काम करता है। निरूह अनुवासन में इसको ऐड किया जाता है, सभी लोग जानते हैं ना। जितने भी सर्वेशु तु मधु सैंधवम किसके लिए आया है, बताओगे क्या। सर्वेशु तु मधु सैंधवम किससे संदर्भित है, सॉरी किससे संबंधित है। सभी द्रव्यों में मधु सैंधव को डाला जाता है। मधु सैंधव सूक्ष्म होने के कारण मार्गों का अनुसरण करता है, दोषों को विलयन करता है, वहां से क्लेदन करता है, छेदन करता है, निकालता है। वेरी गुड। वमन के लिए आया है, सर्वेषु तु मधु सैंधवम वमन के संदर्भ में आया है। तो वमन के साथ साथ आप विरेचन भी याद कर लो कि अधो मार्ग ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को निकालता है, निरुअनुवासन में ऐड होता है। अभ्यंग भोजन शिरा विरेचन में प्रयोग होता है। शस्त्र कर्मणि है ना, अजीर्ण, अब याद नहीं करना, इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है। तो वमन के लिए आया है। अब आता है अगला, लवण हो गया है, अब आते हैं मूत्रों के नाम और संख्या। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, कितना हमको रटना पड़ता है। पूरा मूत्र वर्ग याद करेंगे, लवण याद कर लिया, अभी इसके पहले मूलनी फलनी याद कर लिया है ना। तो 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, 8 प्रकार के कौन कौन के होते हैं ऐसा याद नहीं करना है। ठीक है। लवण क्या करता है, उष्णम तीक्ष्णम अथवा अरुक्ष होता है। जो मूत्र होता है रुक्ष नहीं होता, आरुक्ष होता है। कैसा, आरुक्ष होता है। कटु होता है लवण आन्वितम। आन्वितम का मीनिंग होता है अप्रधान रस, मतलब कटु रस प्रधान होता है और लवण रस अप्रधान होता है। इसको वेरीफाई कौन करते हैं, सुश्रुत वेरीफाई करते हैं। समझ रहे हो, कटु रस प्रधान मतलब कटु रस होता है, लवण अनुरस होता है। अनुरस मतलब अप्रधान रस होता है। कौन वेरीफाई करेंगे, सुश्रुत अभी श्लोक विमर्श में पढ़ने वाले हैं। कटु रस प्रधान, लवण अप्रधान। फिर क्या बोले हैं, दीपनीय विषगनम कृमिघ्नम चापृते, जो मूत्र होते बड़े तीक्ष्ण होते, कृमि को नष्ट करने वाले होते। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पांडु रोग सृष्टा नाम उत्तमम शर्मम उचित, शर्म किसके लिए बोला है, मूत्र के लिए बोला है। तो पांडु रोग में लाभदायक है। पांडु में अपन ने पढ़ा है चिकित्सा स्थान में, गौमूत्र गौदुग्ध, माहेश मूत्र माहेश दुग्ध, गौमूत्र के साथ त्रिफला। गौमूत्र गौमूत्र कितनी बार प्रयोग किया है, पांडु में किया हुआ है। तो पांडु रोग सृष्टा नाम किसके लिए है, गौमूत्र के लिए। श्लेष्माणम शमयत, तीनों कंडीशन पूछी जानी है। श्लेष्मा का शमन करता है, मारुत का अनुलोमन करता है, और कर्षेत पित्तम अधोभागम, पित्त का कर्षण करता है। समझ रहे हो, श्लेष्मा का शमन, सासे श्लेष्मा सासे शमन, वायु का ही अनुलोमन होता है। पित्त का अनुलोमन किसी ने नहीं पढ़ा होगा। वायु का अनुलोमन और पित्त को अधो मार्ग से निकालता है, मतलब पित्त को शमन कर रहा है। जबकि बाघभट्ट ने क्या बोला है, पित्त वर्धक होता है मूत्र। वासे बाघभट्ट, वासे वर्धक, बाघभट्ट ने पित्त वर्धक बोला है मूत्र को। बाकी रसायन किसने बोला है, भाव प्रकाश ने। लिखेंगे मूत्र को रसायन जो बोला है किसने बोला है, भाव प्रकाश ने। ये आपने क्रियाशारी के नोट्स में पढ़ा है। ठीक है। शर्म जो है, आवाज नहीं आ रही है,
किसी को भी नहीं आ रही है? हेलो, आ तो रही है। इसमें हमको दिख जाता है कि आ रही कि नहीं आ रही। तो मूत्र रसायन कौन बोले हैं? भाव प्रकाश बोले हैं। और विषग्न कौन बोला है? सुश्रुत भी बोले हैं। विषग्न जो होता है आचार्य सुश्रुत ने बोला है और बागवट ने बोला है। श्लोक अलग अलग हैं, वो आप क्रियाशारी के नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रियाशारी में पढ़ोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लवणान्वितम कटुकम मूत्र का गुण है, मतलब प्रधान रस जो होता है कटु होता है और लवण जो है अप्रधान मतलब अनुरस होता है। सुश्रुत ने भी ऐसा कहा है। अब यहाँ पे ये चीज गलत लिखा है विमर्श में, उसको कट कर लो, सही चीज लिख लो। विमर्श में कल्याणकारी होता है, कहाँ लिखा है? श्लोक में हाँ कल्याणकारी कहा गया है, लिखा हुआ है ना। पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे कफ वातघ्नम लिख लो। तीनों दोष जो है विमर्श में गलत लिखा है, सुश्रुत संहिता में ऐसा नहीं लिखा है। सुश्रुत ने क्या लिखा है? कफ वातघ्नम लिखा है। क्या? कफ वातघ्नम होता है, कफ और वात को हरने वाला। हाँ, ओल्ड बैच में सर की क्लास होगी फिजियोलॉजी की, है ना, 2 लेक्चर और बचे होंगे, तो अब हो सकता है कि मूत्र पित्त को बढ़ाकर अधोभाग से निकालता है। मतलब चरक को उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कर्षे पित्त मधुभागम मतलब हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पित्त को बढ़ाकर अधोमार्ग से निकालने वाला होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट डिफरेंट मूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ के कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हमारा ओनली 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा फर्स्ट चैप्टर का, बाकी सेकेंड चैप्टर होगा फिर, है ना। तो इसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व करना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। आज की क्लास जैसे खत्म होगी, पूरा चैप्टर आपको रिवीजन करना है, कल में अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका टेस्ट लगा देना है। ठीक है, एक बिल्कुल बाइंड अप करके रखना, फिर दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा बाइंड अप करोगे, फिर पहला दूसरा बाइंड अप करोगे, ऐसे करके करोगे तो लास्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो आवी मूत्र कैसा होता है? सतिक्तम, तिक्त होता है। स्यात् स्निग्धम, पित्ताविरोधी। आवी जो है आविरोधी है, अविरोधी, पित्त को विरोध नहीं करता है। आवी अविरोधी होता है, तो नाम नाम मैच कर रहा है ना, तो तिक्त होता है और पित्त का विरोधी नहीं होता। अभी पूछूंगी क्वेश्चन सबसे बनेगा, जैसे यहाँ से मूलनी फलनी बन गया ना, ऐसे ये भी सब कुछ बनेगा। तो अजा कषायम मधुरम पथ्यम दोषान निहंती च, क्या होता है? अजा जो है कषाय मधुर होता है, गाय का जो है मधुर होता है। देखो, माँ का दूध नहीं मिलता बच्चे को, गाय का देते हैं अजा का, अजा का नहीं मिलता तो गाय का दे देते हैं। तो आप ऐसा समझो कि गाय का देना चाहिए था, क्योंकि गाय का तो मीठा होता है, अजा का थोड़ा सा मीठा भले होता है लेकिन कसेला भी तो होता है ना। तो याद कर लो, गाय का मीठा दूध होता है, वो सबसे पहले देना चाहिए था, ये कोड है याद करने का, है ना। लेकिन अजा का दे दिया, वो मीठा तो होता है, साथ में कसेला भी तो होता है ना, तो कषाय मधुर है, ये मधुर है। फिर अजा का क्यों देते हो बच्चे को? ये दूध से पढ़ाकर कोरिलेट कराकर याद करा रही हूँ, जबकि ये क्या पढ़ रहे हैं? हम मूत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको दूध से कोरिलेट करा के कोड याद कराऊंगी। अब देखो, अजा का क्यों देते होंगे बच्चों को? क्योंकि ये सारे दोषों को हरता है इसलिए, और पथ्य भी होता है, तो बच्चों को दे देते हैं क्योंकि दोषों को हरेगा और पथ्य भी होता है। ठीक है, फिर गाय का हमने मधुर पढ़ लिया। किंचित समुद्रम कहते दोषगुणम क्रमी कुष्ठिनुत, गाय का जो होता है क्रमी कुष्ठी नुत बोला है, क्रमी कुष्ठ को हरने वाला। पेंडिंग छोड़िएगा, अभी नीचे जो आएगा उसको कोरिलेट करके याद कराऊंगी, क्रमी कुष्ठी नुत को। ठीक है, चलो और क्या करता है गाय का? कंडू च समेत पीतम सम्यक उदरे हितम, उदर रोग में हितकारी होता है, कंडू के लिए अच्छा होता है। और अर्श शोफ उदरग्नम तु सछारम माहिशम सरम, माहिश का जो होता है कोड बना लो, यूएसए की जो भैंस होती है वो श्रेष्ठ। आपको अच्छी भैंस चाहिए, आपके घर में दूध की बड़ी जरूरत है, तो आप यूएसए से लेके आओगे, वो भैंस बहुत श्रेष्ठ होती है। यू फॉर हो जाएगा उदर, एस फॉर हो जाएगा शोफ, ए फॉर हो जाएगा अर्श, उदर शोफ अर्श को हटती है, श्रेष्ठ फॉर हो जाएगा सर। ये माहिश के लिए बोला है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर कोई इंसान मोटा होता है ना, तो क्या बोलते हैं? तब भैंस के जैसे मोटा है, कितना सुअर के जैसे मोटा है, ऐसा बोलते हो ना। तो भैंस के जैसे मोटा, जब कोई इंसान मोटा होता है तो फैट सबसे ज्यादा कहाँ चढ़ जाता है? पेट के ऊपर चढ़ता है, चढ़ता है ना। तो पेट के ऊपर मतलब उदरग्नम हो गया, है ना। क्या बोलता है कि मैं मोटा थोड़ी ना हूं भाई, मुझे सूजन हो गई है, मैं मोटा नहीं हूं, मेरे पेट के ऊपर सूजन आ गई है। तो पेट मतलब उदर, शोफ मतलब सूजन आ गया है, और अर्श मतलब भैया इतना मोटा है तो अर्श। भैया बुरा नहीं मानना, मोटे लोग कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कोड है। पतले से ही बनाऊंगी, पहले मैं नहीं बनाती, मैं बहुत पतली थी, अब नॉर्मल हूं तो अब बना सकती हूँ, है ना। तो स्वच्छारम, माहिश को, माहिश काली क्यों हो गई? पहले बहुत गोरी होती थी भैंस, फिर क्या हुआ, एक बार अपन ने उसमें क्षार कर्म कर दिया, क्षार लगा दिया तो माहिश को जला डाला,
तो शार लगा के भैंस हमारी जल गई थी, है ना? और शर्म करके याद कर लेना, यूएसए श्रेष्ठ याद कर लो, बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा थोड़ा इमेजिनेशन करके याद करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है? फिर हस्ती का आता है, लवणम मूत्रम हितम तु क्रमी कुष्ठी नाम। जो बड़ा है उसका नाम बड़ा है, नाम किसका बड़ा? हाथी का। और क्रमी कुष्ठी नुत जो है वो गाय है। गाय एकदम गोरा, हाथी एकदम काला, दोनों में सेम चीजें आई हैं। एक में क्रमी कुष्ठ नुत आया है, एक में नाम आया है। नाम किसका बड़ा? जो बड़ा, हाथी बड़ा ना, तो हाथी का नाम बड़ा, क्रमी कुष्ठी नाम यहाँ पर आएगा। और हाथी के ऊपर रेगिस्तान में क्या ले जाया जाता है? लवड़ की बोरियां, नमक की बोरियां ले जाते हैं। आप बोलोगे मैडम हमने तो कहीं नहीं देखा, हमने तो ऊंट देखा था, लेकिन अब हाथी भी इमेजिन कर लो कि रेगिस्तान में हाथी चल रहा है, नमक की बोरी उसके ऊपर आप ले जा रहे हो, तो याद हो जाएगा लवण रस होता है, पूछा गया है। और हाथी जब इतना भारी है, नमक की बोरियां ले जा रहा है, तो बेचारे को कॉन्स्टिपेशन भी तो हो जाता है ना, बद्ध विंड मूत्रम, चलता ही जाएगा, मूत्र मल रुक जाएगा, और विष श्लेष्मा में अर्शामितम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विष और कफज रोगों में, अर्श रोगों में श्रेष्ठ होता है। हाथी कैसे चलता है? धमक धमक चलता है, बहुत स्लो स्लो चलता है। कौन चलता है स्लो स्लो? कफ वाला चलता है ना, तो श्लेष्मा वाले में इसको हितकर बोला है, तो विष श्लेष्मा हमें अर्शाम हितम करके आया हुआ है। अगला देखते हैं, सतिक्तम श्वास का सघनम अर्शुग्नम उष्टम उच्चते, ऊंट वाला। ऊंट क्या होता है? गर्दन बड़ी लंबी होती है ऊंट की, तो जितनी गर्दन लंबी उतनी ही सांस लेने में प्रॉब्लम, उतनी ही खांसी हमको ज्यादा आएगी, समझ रहे हो? श्वास लेने में प्रॉब्लम, खांसी भी उतनी ही आएगी। और अर्शोग्न तो यहाँ पर भी है, अर्श तो कई जगह आया हुआ है, बाद में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ अर्श आया है। अब आता है बाजी। बाजी कैसा? बाजी मतलब होता है घोड़ा। घोड़े पर आप लड़ाई करने जाते हो, कल भी क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, आज आप ओनली कंप्लीट करा रही हूँ। घोड़े पर आप चढ़ के लड़ाई करने जाते हो, तो उसको क्या हो जाता है? आप विषैले बाणों से उसको मार देते हो, तो उसमें व्रण बन जाता है। विषैले बाणों से मारे वो घोड़े पर, तो घोड़े में व्रण बन जाता है। तो कुष्ठ व्रण विषापहम, व्रण आ जाए तो घोड़ा लगाना मतलब बाजी लगाना। ठीक है? खर मूत्र, खर मतलब होता है गधा, खर मतलब समझ लो खराब। खराब बीमारियां कौन सी हैं? उनमें खर मूत्र देते हैं। खराब बीमारियां हम किसको बोलते हैं? जो पागल हो जाए, उन्माद है, ग्रहबाधा है, अपस्मार, खराब बीमारियों में खराब का मूत्र देंगे। अब एक कोड बना लो, तिक्त कहाँ कहाँ पर आया है? तो जो युवा लोग होते हैं ना वो तेज दौड़ते हैं, UVA, युवा लोग जो हैं तेज दौड़ते हैं, तेज से हो जाएगा तिक्त। युवा से क्या होगा? यू फॉर हो जाएगा उष्ट्र, यू फॉर होगा उष्ट्र, वी फॉर होगा वाजी, ए फॉर हो जाएगा आवी। उष्ट्र, वाजी और आवी ना, युवा, उष्ट्र, वाजी, आवी, तेज दौड़ते हैं, तो तेज से हो जाएगा, इन तीनों में तिक्त रस है। याद हो गया? पढ़ लेना क्लास के बाद, फिर मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूंगी तो सब कुछ बन जाएगा। ठीक है भाई? वैसे भी डेली मैं बोलती रहती हूँ भाई, टाइम टेबल मेंटेन करो, पढ़ते रहो, सारी कोशिश। क्या कौन सा डायलॉग था? कौन सा था? मैं भूल ही गई, मैं तो याद ही नहीं आ रहा। गुड इवनिंग। सेकेंड चैप्टर को भी हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? मूत्रों के पृथक पृथक गुण देख लिए थे। ठीक है? लास्ट में याद दिलाइएगा, इससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सारे लोग आ जाए। जब शीर वर्ग, शीर देखते हैं कितने प्रकार के शीर होते हैं। ओके, खुश रहो। चलिए, तो 8 प्रकार के दुग्ध, किस किस के दुग्ध होते हैं यहां से नहीं पढ़ना। जब हम सूत्र स्थान का 27 चैप्टर पढ़ेंगे, अन्न पानी, वहां पर हम अलग अलग दुग्ध के गुण पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सामान्य गुण पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होते हैं सामान्य गुण? तो पीड़नम ना, मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम, कैसा मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीतल होता है। करता क्या है? पीड़नम, प्रीणनम, ब्रंघणम, वृश्यम, मेध्यम, वल्यम, मनस्करम, पीड़न करता है, ब्रंघण कराता है, वृश्य होता है, मेद्य होता है और जीवनीय होता है। श्रमहर बोला है श्वास का को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्व प्राण भ्रताम सात्म्यम शमनम शोधनम तथा। ऐसे आप सुश्रुत संहिता में ही पढ़ते हो। सुश्रुत संहिता में क्या पढ़ते हो दुग्ध के लिए? सर्व प्राण भ्रताम तस्मात, लिख लीजिए, सर्व प्राण भ्रताम तस्मात सात्म्यम क्षीरम ही उच्यते, सात्म्यम, सात्म्यम क्षीरम, क्षीरम मिह उच्यते, ऐसे करके श्लोक आता है। फिर एक कोड बना दूं याद कराने का, सर्व प्राण भ्रताम इन्होंने बोला, सात्म्यम भी दोनों ने बोला, लेकिन शमन शोधन किसने बोला है? वो ओनली चरक ने बोला। तो शमन शोधन किसका सबसे बेस्ट है? चरक का है, उनके श्लोक में शमन शोधन आएगा। कृष्णघ्नम, कृष्णा को हरता है, दीपनीय श्रेष्ठ, क्षीण छत में हितकारी है। क्षीण छत में जो है क्षीर हितकारी है। आगे जाके मैं आपको छत क्षीण पढ़ाऊंगी। छत क्षीण में जो है घृत हितकारी होता है, चरक सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है? क्षीर छत में, क्षीर कोड बना लो, छी से शुरू है तो क्षीर बेस्ट है, और बाकी छत क्षीर में घृत। अब आप बोलोगे अलग होता है कि एक ही होता है? जब मैं आपको छत क्षीर चैप्टर पढ़ाऊंगी, चिकित्सा स्थान का 11वां चैप्टर, वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगी, है ना, क्या
क्या क्या होता है उनमें, उनका निदान भी अलग होता है, उनका लक्षण भी अलग होता है। ठीक है, पांडु रोगे अम्ल पित्ते शोषे गुल में तथोदरेता पूरा पूछा जाएगा। पांडु रोग के साथ शर्म कुछ करके आया था, वो कौन सा था? मूत्र का गुण था। पांडु रोग के साथ यहाँ पे शर्म नहीं आया है, क्या है? अम्ल पित्त है, एसिडिटी में दूध पिया जाता है ना। तो पांडु रोग में अम्ल पित्त में जो व्यक्ति शोष है, गुल्म रोग है, उदर रोग जिसको है, दुग्ध हितकारी होता है। और योनि शुक्र प्रदेश शिशु, योनि रोग, शुक्र दोष, इन सभी में अतिसार में भी यूज किया जाता है। जबकि क्या होता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो रात को क्या करते हैं, दूध पी के सो जाते हैं, तो सुबह अच्छे से मोशन हो जाता है। हाँ हाँ, पांडु रोग सृष्टा नाम करके वहां पे आता है, वहां पे शर्म भी आता है, यहाँ पर पांडु रोगे अम्ल पित्ते करके आता है। ठीक है, और वात पित्त विकारी नाम, वात पित्तज व्याधियों में शीर का प्रयोग किया जाता है। कफ में क्यों नहीं बोला? क्योंकि कफ में अगर करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कफ जो होता है, कफ की वृद्धि दुग्ध से हुई, दुग्ध में जो गुण पाए जाते हैं वही कफ में पाए जाते हैं, तो वात पित्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। और वमन आस्थापन अवगाहन नस्य आलित में सभी में प्रयोग, और विरेचने स्नेहने चा पया सर्वत्र, विरेचन में स्नेहन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। अवगाह वमन आस्थापन विरेचन स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। याद क्या क्या रखना यहाँ से? मधुर स्निग्ध शीतल होता है, प्रीणन वृक्ष ब्रंघण कराता है, जीवनी होता है। ये वाला सेंटेंस तो मैंने कोरिलेट करके याद करा दिया, क्षीण छत का कोरिलेट करा दिया, मूत्र और इसका कोरिलेशन बता दिया है। वात पित्त विकार में योनि शुक्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत जी के सूत्र अध्याय 45 में एक और चीज पढ़ोगे, जाति साथ में करके आएगा। किसने बोला है? ओनली सुश्रुत ने जाति साथ में करके बोला है दुग्ध के लिए। और ये सेंटेंस भी प्राण भताम वाला भी आया है, सर प्राण भताम तस्मात् सात्वम क्षीरम, ये उच्चते भी आया है, जाति साथ में भी आया हुआ है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य सुश्रुत का। अब आते हैं शोधनार्थ, 3 वृक्ष होते हैं। कौन कौन से? शोधनार्थ 3 वृक्ष होते हैं, मतलब टोटल मिला के जो होते हैं शोधनार्थ 3 वृक्ष तो होते हैं, और मतलब षड शोधन वृक्ष होते हैं, है ना। कितने होते हैं? षड शोधन। अब देखते हैं कौन कौन से। अथा प्रे त्रयो वृक्षा पृथग्यो फलमूलि स्नूहि अर्क अश्मंतक कर्म पृथक पृथक बमने अश्मंतका विद्या स्नूहि शीरम विरिचने शीर कर्म से विज्ञा बमने सा विरिचने। याद कर लो अभी इतना। हम जो पढ़ेंगे शोधनार्थ, शोधनार्थ जो है षड वृक्ष पढ़ेंगे ना। कितने होते हैं? 6 चीजों का प्रयोग शोधन के लिए करते हैं। उनमें से 3 की जो है छाल यूज की जाती है, और 3 का जो है क्या यूज किया जाता है? दुग्ध यूज किया जाता है ना। ऐसे करके आता है। इनको मैं अलग से आपको लिखाकर याद करा दूं, फिर श्लोक से पढ़ाऊंगी तो बेटर रहेगा याद करने में, है ना। क्षीरत्रय और त्रिवल्कल नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार शोधनार्थ वृक्ष कितने हैं? तो शोधनार्थ वृक्ष होते हैं आचार्य चरक के 6। उनमें से क्या क्या होता है? त्रिवल्कल होता है। त्रिवल्कल मतलब जिनका हम छाल यूज करते हैं, और दूसरा होता है क्षीरत्रय। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? क्षीरत्रय, जिनका हम दुग्ध यूज करते हैं। तो इसको याद कर लो। त्रिवल्कल में हमने एक कोड बना लिया तिलवक, हमने एक कोड बना लिया तिलवक। ती से हो जाएगा तिलवक, ठीक है। वा से हो जाएगा, गलत ट्रिक बना लिया हमने, पूतीक बनाना था, पूतीक। पू से हो जाएगा, ती से हो गया तिलवक, पू से हो जाएगा आपका पूतीक, पूतीक से पूतीक है, तिलवक और ता से हो जाएगा कृष्णगंधा। ये हमारा कोड है। फिर से बता दूं क्या? पूतीक हमने कोड बनाया। पूतीक दर से 3 चीजें हमको याद हो रही हैं, पू से पूतीक, ती से तिलवक, का से कृष्णगंधा। तो ये त्रिवल्कल में आता है। क्षीरत्रय में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो पहले आप लिख लें किसका? चरक का। तो क्षीरत्रय में आता है अर्क, स्नूही और अश्मंतक। ये किसका है? चरक का। एग्जाम में रस तरंगणी का बहुत पूछा जाता है, तो रस तरंगणी का एक कोड याद कर लो, आसव। हमने आसव एक कोड बनाया जिसका हम डिकोडिंग करने जा रहे हैं। क्या है? आ फॉर अर्क, सा फॉर स्नूही, बस वा को रिप्लेस कर दिया। इनका अश्मंतक है, रस तरंगणी का क्या है? वट है। आसव कोड अकेला याद कर है, रस तरंगणी का है। तो वहां पे जो वाह है, वा से वट, उसकी जगह चरक ने अश्मंतक बोला है। अब यहाँ से इनका कर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्षीरत्रय में जो अर्क का कर्म है, वमन भी कराता है, विरेचन भी कराता है, वमन विरेचन दोनों कराता है। स्नूही जो है ओनली विरेचन का काम कराता है, अश्मंतक जो है ओनली वमन का काम कराता है। कैसे याद करोगे? बहुत अच्छा तरीका है। स्नूही का क्षीर क्या करता है? विरेचन के लिए यूज करते हो तो विरेचन कराएगा। अश्मंतक में जो शाह है ना, शाह से आप याद कर लो श्लेष्मा, श्लेष्मा को निकालने के लिए बेस्ट क्या होता है? वमन होता है। तो ये भी याद हो गया। अब अर्क में 2 अक्षर है, दोनों काम कराएगा। कोड है याद करने का, अर्क वमन भी कराएगा और विरेचन भी कराएगा। ठीक है। अब पूतिक तिलवक कृष्णगंधा का देख लें। ये जो पूतिक और तिलवक है, ये दोनों क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। और कृष्णगंधा के लिए ऐसा लिखा हुआ है, अभी श्लोक में पढ़ाने वाली हूँ, कि परिसर्प शोथ अर्श दद्रु गंड पुष्ट अर्जी में उपयोगी होता है। किस फॉर्म में होता है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे, हर 1-2 पेपर के बाद तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा, है ना। फलनी मूलनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष हैं शोधन कर्म उपयुक्त होते हैं, स्नूही है, अर्क है और अश्मंतक है। अश्मंतक का प्रयोग जो है वमन के लिए करते हैं, स्नूही का विरेचन के लिए, अर्क का प्रयोग जो होता है वमन विरेचन दोनों के लिए करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्षीरत्रय के नाम से जानते हैं। अगला शोधनार्थ, पुनः 3 वृक्ष, मतलब टोटल शोधनार्थ वृक्ष हमारे 6 हो जाते हैं। इनमें 3 का क्षीर प्रयोग करते हैं, 3 का वल्कल मतलब क्षार प्रयोग करते हैं। किस किस का? पूतिक का, कृष्णगंधा का, तिलवक का।
ठीक है। अब जो विरेचन कर्मों के लिए पूतिक तिलवक का यूज करना चाहिए, तो हमने जो दो चीजें पढ़ी थी शुरुआती की, पूतिक तिलवक का प्रयोग विरेचन के लिए करते हैं। बाकी विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गलगंड, कुष्ठ, अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करते हैं। कृष्णगंधा परिसर्पे शोथे स्वर्चिषु चोत्थिते दद्रु बिंड ऐसे षड्वक्षा शोधनात्। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि शोधन में आप वमन करा दो इससे या विरेचन करा दो, ऑलरेडी शोधन बोला है कृष्णगंधा में, इसलिए मैंने वहां पे आपको कुछ लिखाया नहीं था। क्लियर हो गया है? हाँ, तो ये क्वेश्चन बड़े पूछे ही जाना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखना है। हो गया याद? आगे देखते हैं। इस प्रकार मूत्र, शीर, वृक्ष, षड ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगला आता है औषधि और चिकित्सक। अब यहाँ से आपके रेफरेंसेस बनना चालू होते हैं। रेफरेंसेस बनना मतलब यहाँ से आपका कोटेशन पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा किस आचार्य का और किस चैप्टर का है। तो औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही जपा बने अविपाकृष्ट गोपाश चानने वनवासिना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। ठीक है, ट्रेंड कम हो गया है लेकिन पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा। सीसीआरएस सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है काफी, है ना। इसलिए आपको कुछ चीजों के रेफरेंसेस याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपना जो एआईए पीजीटी का बैच है ये पीएचडी का भी है, यही आपका सीसीआरएएस का भी है, यही पूरे एएमओ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका भी, सभी का यही कॉमन बैच रहता है ना, तो बताना जरूरी रहता है। तो चलिए क्या बोले हैं, वनवासियों का औषधि परिचय। जो वन में अजा का, आगी का, गऊओं का पालन करने वाला होता है उनको औषधि का ज्ञान थोड़ा ज्यादा रहता है। अब नाम ना नाम ज्ञान माते रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम पराम प्राप्ति कश्चित हेतु महत्ति। अकेला इनको पढ़ना है, इनका रेफरेंस याद नहीं रखना है, ओनली नॉलेज के लिए पढ़ना है। रेफरेंस किन का याद रखना है वो अभी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति औषधि के केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर औषधि के स्वरूप को जान ले तो इससे औषधियों का उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है, ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। अब ये रेफरेंस पूछा जाएगा, है ना, इसको आपको याद करना है। क्या पूछा जाएगा? तत्वविद किसे कहते हैं? जो योग वित्त रूप ज्ञातास्ताम तत्वविद उच्यते। वह व्यक्ति जो औषधियों के स्वरूप को ना जानते हुए भी केवल उनके प्रयोग को जानता हो, वह तत्व को जानने वाला कहा जाता है। फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना जो औषधियों के सब प्रकार से जानता है। तत्वविद मतलब क्या होता है? स्वरूप को नहीं जानता, केवल उनके प्रयोग को जानता है, वह तत्व को जानने वाला कहा जाता है। फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या कहना जो सारी चीजों को ही जानता है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर बोला, रेफरेंस पूछा जाता है। ऋषभ उत्तम किसको बोलते हैं? ये भी रेफरेंस पूछा जाता है, किस चैप्टर का है, तो पहला श्लोक वो याद करोगे, दूसरा ये याद करोगे। उत्तम श्रेष्ठ चिकित्सक वही होता है जो देश काल आदि के आधार पर हर एक पुरुष के आधार पर औषधि का योग बनाए। पुरुषम पुरुषम वीक्ष सा गेयो भिषक उत्तमम। वही वैद्य उत्तम वैद्य कहलाता है जो हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग अलग औषधि डिसाइड करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कोष्ठ अलग रहेगा, अग्नि अलग रहेगा, मलमूत्र की प्रवृत्ति अलग रहेगी, है ना, पाचन शक्ति अलग रहेगी। इन सारी चीजों को देखते हुए औषधि का मात्रा बताए, या मात्रा सभी के लिए अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं मॉडर्न मेडिसिन में फीवर पैरासिटामोल दिया सबको एक ही डोज, एज हो गई तो थोड़ा ज्यादा दे दिया, बाकी दवाई तो एक ही है ना, नाम चेंज हो जाते, कंटेंट तो वही रहते हैं ना, लेकिन आयुर्वेदा में सारी चीजें अलग रहती है। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष, पुरुष पुरुष के हिसाब से, देश काल आदि के हिसाब से जो योग बनाता है उसको भिषक उत्तम कहा जाता है। अविज्ञात औषधि, तीसरा रेफरेंस ये बनेगा कि अविज्ञात औषध के बारे में कहा कहा गया है, या फिर निम्न श्लोक किसके संदर्भ में कहा गया है, तो अविज्ञात औषध मतलब यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनिर यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। क्या बोले हैं कि जिस प्रकार विष और शस्त्र और अग्नि नाश कर देती है हमारे शरीर का, उसी प्रकार अगर आपने अविज्ञात औषधि का प्रयोग किया तो आपके लिए विष के समान होता है, और आपने विज्ञात औषधि का प्रयोग किया तो वो आपके लिए अमृत के समान होता है। तो ना जानी हुई औषधि उसी प्रकार प्राण घातक होती है जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि और इंद्र का वज्र प्राणों को हर लेते हैं। इसके विपरीत जानी हुई औषधि कैसी होती? अमृत के समान होती है, ठीक है। फिर औषधम ही अविज्ञातम नाम रूपे गुण त्रिविज्ञातम चापि दुर्युक्तम। अब ये नहीं पूछा जाएगा जिस औषधि का नाम त्रिगुण तीनों ज्ञात ना हो, अज्ञात अथवा ज्ञात होने पर भी जिसका प्रयोग असम्यक हो तो वे दोनों अनर्थकारी होते हैं। फिर आता है एक और चीज, योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैषजम भवित। इसका भी रेफरेंस पूछा जाएगा। तो मैंने बोला ना कि फर्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस इसमें ज्यादा बनते हैं। जितने भी चैप्टर जिनके लास्ट श्लोक, एक दो श्लोक जो होते हैं वो रेफरेंस के लिए पेटेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो काफी है, 5 से 6 श्लोक जो है रेफरेंस के लिए पूछे जाते हैं। क्या बोला है कि योगात अपि, अगर विष का प्रयोग हम बहुत योग्यता पूर्वक करें तो तीक्ष्ण होने के बाद भी वो उत्तम क्या होता है? औषधि के जैसे काम करता है। विष का अगर सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए वो औषधि का काम करेगा। अगर औषधि का प्रयोग आपने दुर्युक्त कर दिया, आपने औषधि का प्रयोग अच्छे से नहीं किया तो वही औषधि विष बन जाती है। देखो कितना अच्छा बोला है, अगर आपने अच्छे से विष का प्रयोग किया तो औषधि बन जाएगी, औषधि का बुरी तरीके से प्रयोग किया तो वो विष बन जाएगा। तस्माद विषजाम युक्तम युक्ति वाहिन भेषजम धीमता किंचितम। अब यही बोला है कि तेज विष भी योग से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषधि बन जाता है, श्रेष्ठ औषधि दुर्युक्त प्रयोग करने पर वो भी विष का काम करने लगती है। वत्सन आपके संदर्भ में कोई चीजें बताई गई हैं, विषम प्राणहरम प्रोक्तम व्यवाही चा विकासी चा आग्नेयम वात कफृद योगवाही मदावा, योगवाही बोला है। और वत्सनाथ के लिए बोला है रसायन भी होता है, योगवाही होता है, तीनों दोषों को हरने वाला होता है। यहाँ से तो नहीं बनता है, ये रसशास्त्र से क्वेश्चन बनता है आपका द्रव गुण से। विषम प्राण हरम प्रोक्तम व्यवाही विकासी किसके लिए आया है? वत्सनाथ के लिए आया हुआ है, ठीक है। मूर्ख वैद्य की निंदा ये भी बोला है, किसके लिए बोला है? कुर्यात निपतितो मूर्धिंसा सेवम वास वासनी
सशेषम मातरम कुर्यात्। हिंदी में पूछा जाता है, यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो कदाचित उस मनुष्य की आयु शेष रह जाए, मतलब इंद्र अपना वज्र किसी इंसान के ऊपर फेंक दे तो हो सकता है वो व्यक्ति बच जाए। लेकिन अगर मूर्ख वैद्य के द्वारा आपने औषधियां करवा ली, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो आयु के शेष नहीं रखे, अर्थात निश्चित ही आपको मार डालेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंद्र के द्वारा वज्र किसी व्यक्ति पे गिर रहा है तो वो कदाचित बच सकता है, लेकिन किसके द्वारा ट्रीटमेंट कराने से व्यक्ति नहीं बचेगा, तो मूर्ख वैद्य के लिए ऐसा बोला है। और बोला है, नरो नरत्पाती स्यात् तस्य संभाषणात् अपि। क्या बोले हैं कि उस धर्महीन पापी मृत्यु तुल दुर्मति वैद्य से बातचीत करने मनुष्य नरक का भागी हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला पूछा जाता है, वरम आशी विषम विषम कथितम ताम्र में पीतम अत्यग्नि संतप्ता। ये पूछा जाता है किसके लिए बोला है, तो सर्प का विष खाकर अपना प्राण गंवाना, या उबाले हुए ताम्र का जल पीकर अपने शरीर को नष्ट कर देना, या अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लेना अच्छा है, पर वैद्य का वेश बनाकर रोग से पीड़ित शरण में आए हुए रोगियों से अन्न पान धन लेना अच्छा नहीं है। ये किसके मरने की बात कर रहा है, मुझे कोई ये बता पाएगा कि अग्नि में तपाए हुए लोहे का गोला खा लेना अच्छा है, सांप का विष खाकर अपना प्राण गंवा ले ये अच्छा है, लेकिन शरण में आए हुए रोगी से धन लेना अच्छा नहीं है। ये किसके मरने की बात कर रहा है, कोई बताएगा? तात्पर्य यह है कि मूर्ख वैद्यों के लिए यह उचित ही है कि वे ऊपर बताए हुए तीनों कारणों से मर जाएं। गलत बात, रोगी के लिए नहीं बोला भाई, वैद्य के लिए बोला है। वैद्य के लिए बोला है, क्या बोला है कि मूर्ख वैद्य जो है अपना खुद सुसाइड कर ले, लेकिन सामने वाले से धन ना ले। इसलिए मैंने बोला क्योंकि मुझे भी पहले यही लगता था कि रोगी के लिए बोला है, रोगी के लिए थोड़ी ना बोला है, वैद्य के लिए, कि उन मूर्ख वैद्यों के लिए उचित है कि वे ऊपर बताए हुए तीनों कारणों से मर जाए, पर शरण में आए हुए रोगियों से बिना समझे बुझे औषधियों देकर उनसे धन लेना नहीं चाहिए। समझ गए, याद रखना है। चिकित्सक का सदा प्रयत्नशील रहे, तो इसलिए वैद्य बनने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने गुणों की संपत्ति प्राप्त करने से अधिक प्रयत्नशील रहे। तदेव युक्तम भैषजम, हाँ, तदेव युक्तम भैषजम यदा आरोग्य कल्पते। युक्ति योग्य भेषज का प्रयोग करेंगे तो आरोग्य निश्चित मिलेगी। वही औषध युक्ति है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। अभी मैंने आपको बताया भिषक उत्तम का वर्णन कहाँ किया है, वैद्य जी को, हाँ बिल्कुल फटकार लगाई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भिषक उत्तम का वर्णन कहाँ आया है, अभी हमने पढ़ा है, चरक सूत्र पहले में ही आया है। अब आगे जाके हम भिषक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सम्यक प्रयोगम सर्वेशाम सिद्धि ख्याति कर्मणा, अगर सम्यक रूप से चिकित्सा का प्रयोग किया जाए तो आपकी सिद्धि होगी, आपकी श्रमसिद्धि होगी। तो सभी कर्मों में सिद्धि का प्राप्त होना ही यह सूचित किया जाता है कि इस क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। हाँ, तो रसाह सप्रत्या द्रव्या त्रिविधो द्रव संग्रह। अब यहाँ पर बताया कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ ली है। रस और रस के प्रत्यय, द्रव्य, तीन प्रकार की औषधियों का संग्रह। अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, मतलब क्या क्या चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो ये हमारा चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। अष्टाविंशति यवागु है, 28 यवागु याद करने का हमारे आगे सामने एक बड़ा टास्क है ना, कर पाएंगे याद? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन पूछ लूं जरा, मूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करती हूँ, आपको बताते चलना, फिर लास्ट में मुझे बताना है कि बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, समधुरम किंचित दोषघ्नम क्रमी कुष्ठीनुत पढ़ा था हमने। एक था क्रमी कुष्ठी नाम, क्रमी कुष्ठीनुत, क्रमी कुष्ठी नाम, अर्शशोफ उदरघ्नम सछारम, और विष श्लेष्मामय अर्थ शाम हितम। श्लेष्मा विकारों में विष में कौन प्रशस्त होता है? कषायम मधुरम पथ्यम दोषान निहंती कौन था? श्वास का सघनम अर्शोघ्नम, सतिक्तम श्वास का सघनम, और पुष्ट व्रण विशापहम, व्रण विशापहम। अपस्मार उन्माद में कौन सा प्रयोग किया जाता है? पित्त अविरोधी कौन सा मूत्र होता है? वेरी गुड, है ना, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं। पित्त अविरोधी कौन सा होता है? ठीक है, हाँ, सभी बच्चों को आ गया? ओके, तो देखो ऐसे ही पढ़ना। अब आपका एक चैप्टर पूरा वाइंड अप आपने कर लिया है। करोगे क्या? क्लास कंप्लीट होने के बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है उसमें आपको क्या लगा देना है? क्वेश्चन आंसर लगा लेना है। कूपन कोड के थ्रू मिलेगा। जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं वो ऐसे परचेस ना करें, है ना, महंगा पड़ जाएगा, है ना। जो लोग अभी डेमो में जुड़े हैं उनसे मैं बोल रही हूँ अभी मत खरीदे। जैसे मैंने एक जम्मू एंड कश्मीर की एक लड़की का देखा था, उसमें उसने चैप्टर वाइज परचेस कर लिया। अगर आप पहले डिसाइड कर लें कि आप डेमो के बाद हट जाएंगे, नहीं ज्वाइन करना, तभी खरीदें, नहीं तो आपको वो फालतू महंगा पड़ जाएगा ना। वो आपको कूपन कोड के थ्रू मिलेगा। तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ना करें, आपको कूपन कोड मिलेगा आफ्टर क्लास, है ना, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कूपन कोड कैसे यूज करना है, वहां पे डेमो कॉन्टेक्ट में एक नंबर लिखा रहता है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर लें, ये बता दे रही हूँ, है ना। आपको एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, उस पे आप देख लेना कैसे यूज करना है। ये नंबर लिख लो, है ना। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है क्लास से रिलेटेड, मैनेजमेंट टीम का है 6266205977, है ना। ट्राई करते रहे, कभी एक दो बार बिजी आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तो वो अक्सर व्यस्त रहता है नंबर, है ना। आपका लग ही जाएगा तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड नंबर का चैप्टर है अष्टाविंशति यवागु, सॉरी अष्टाविंशति यवागु नहीं है, अथा तो अपामार्ग तंडुली अध्याय।
द्वितीय अध्याय अपामार्ग तंडुली अध्याय। इस चैप्टर में किस चीज का वर्णन किया गया है? इस चैप्टर में अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किया है। अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किया है ना, जो हम इंटरनल यूज करते हैं, अंतः परिमार्जन द्रव्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में मूलनी, फलनी आदि पंचकर में प्रयुक्त होने वाली औषधियों का वर्णन किया गया है। अब पंचकर में प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियों का तथा पंचकर के सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, चक्रपाणी ने बोला है। तो पंचकर्म की तो शुरुआत उन्होंने शुरू से कर दी पहले चैप्टर में, क्योंकि मूलनी फलनी का प्रयोग किया जाता है विरेचन वमन के लिए। फिर सेकंड चैप्टर में वमन विरेचन की औषधियों का वर्णन किया है, मतलब शुरुआती से उन्हें संशोधन औषधियों का वर्णन करते हैं चरक जी। ठीक है, अपमार्ग। हाँ, अब यहाँ पे अपमार्ग बीज ना कहकर जो अपमार्ग तंडुल कहा है, इसका तात्पर्य यह है कि केवल भूसी रहित चावल लेना चाहिए। नाम गणना प्रस्ताव में बीज लिखा है, अतः अंकुर उत्पन्न कर सकने योग्य ताजा अपमार्ग का बीज लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ऐसा बोला है विमर्श में कि यहाँ अपमार्ग बीज ना कहकर जो अपमार्ग तंडुल कहा है, इसका तात्पर्य आपको ये करना है कि भूसी रहित चावल लेना चाहिए, है ना। अपमार्ग मतलब जो होता है उसका जो ऊपर वाला कवरिंग होता है उसको हटा के उसके अंदर का जो चावल है उसको एक स्पेशल बीज ना बोल के उसको भूसी रहित चावल बोलते हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, भूसी रहित चावल लिखा ही नहीं रहता, वहां पे अपमार्ग बीज। अभी लेटेस्ट मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसमें यही पूछा था अपमार्ग तंडुल का मीनिंग क्या होता है, अपमार्ग का बीज आंसर था उसमें, भूसी रहित चावल ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, अतः अंकुर उत्पन्न कर सकने योग्य ताजा अपमार्ग का बीज उसको समझ सकते हैं, है ना, अपमार्ग का बीज उसको समझ सकते हैं हम। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, लास्ट का श्लोक अकेला देखेंगे। गौरवे सिरसा शूले पीने से अर्धाव भेद के क्रमी व्याध आपस मारे घ्राण नाशे तमु का। याद रखिएगा, ये वाला जो श्लोक है सेम टू सेम रिपीट होने वाला है आगे के चैप्टर में। कहाँ होगा मैं बताऊंगी। अपामार्ग से वर्णन क्यों शुरू किया है, इसका रीजन ये होता है कि जो अपामार्ग है वो शिरोविरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य होता है, शिरोविरेचन में श्रेष्ठ होता है अपमार्ग, इसलिए यहाँ पे अपामार्ग का नाम इस चैप्टर का अपामार्ग पड़ा है। ठीक है, और शिरो रोग में नस्य हम किस व्याधियों में करते हैं, तो पूरा जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां हैं वहां पे हम क्या करते हैं, नस्य का प्रयोग करते हैं। जैसे गौरवता होना, सिर में शूल होना, पीनस होना, अर्धाव भेदक होना, क्रमीर होना, अपस्मार होना, इन सभी में प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर में अपमार्ग का यूज नहीं किया गया है, तो इसको अपमार्ग तंडुली अध्याय क्यों कहा गया है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि अपमार्ग का यूज नहीं किया गया है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ अपमार्ग तंडुल का मीनिंग कभी आपसे पूछा जाता है, अपमार्ग का तो यूज किया गया इस चैप्टर में। आ गया ना समझ में? ओके, मैंने आपसे ये बोला कि अपमार्ग तंडुल का मीनिंग क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अपमार्ग तंडुल मतलब अपमार्ग का बीज ना हो, अब भूसी रहित चावल को अपमार्ग तंडुल बोला है ऐसा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर अपमार्ग का बीज ही आता है। तो अपमार्ग का बीज ही शिरोविरेचनार्थ यूज किया जाता है, दो चीजों का यूज किया जाता है। आगे जाके विमान स्थान के 8वें चैप्टर में पढ़ोगे, वहां समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अपमार्ग जो है क्या बोले हैं, सबसे पहले द्रव्य है, इसलिए हाँ ऐसा नहीं है, मतलब अपमार्ग जो होता है शिरोविरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य होता है, इस कारण से इस चैप्टर का नाम अपमार्ग उन्होंने रखा है ना। तो गौरव सिरसाशूल पीनस अर्धाव भेदक क्रमी व्याधि आपस मार में इसका प्रयोग किया जाता है, और चीजें यहाँ से याद नहीं करना। आप चरक सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर की अंतःशिष्टि अध्याय में पढ़ोगे, यद उत्तमांगानाम सिरसत्यभिधीयते, है ना, सिर को जो है उत्तमांग कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है, जब पर्टिकुलर चैप्टर में बात आएगी तब हम वहां पे पढ़ेंगे। अब एक और चीज देखते हैं, क्या बोला है, सिर शुद्धि के लिए शिरोविरेचन, अमाशय की शुद्धि के लिए वमन, पश्चिमानाशय शुद्धि के लिए विरेचन, पक्वाशय शुद्धि के लिए निरु अनुवासन वस्ती का प्रयोग यहाँ बताया। ये भी चीजें आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई सिर की शुद्धि के लिए क्या करोगे, शिरोविरेचन, अमाशय के लिए वमन कराओगे, पश्चिमानाशय के लिए विरेचन कराओगे, उसके नीचे जो होता है पक्वाशय उसके लिए हम आस्थापन अनुवासन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शिरोविरेचन में अनेक द्रव्यों के रहने पर भी अपामार्ग का ही प्रथम निर्देश करने का कारण यह होता है कि शिरोविरेचन द्रव्यों में प्रधान जो होता है अपामार्ग होता है, अपामार्ग शिरोविरेचन में श्रेष्ठ होता है, इस कारण से यहाँ पर सबसे पहले अपामार्ग का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब वमन और विरेचन के द्रव्य है, यहाँ से आपको याद रखने की बिल्कुल भी एक रत्ती जरूरत नहीं है, तो याद करने की कोशिश ही ना करो, ओनली आपको कोटेशन याद रखना। वो मैं आपको कहाँ से याद कराऊंगी, सद विरेचन शताशती से पूरे हमारे सातों पग याद करेंगे। सातों पग मतलब स्नेहु पग, स्वेदो, वमनो, विरेचनो, आस्थापनो, अनुवासनो और शिरोविरेचनो पग, ये 7 पग आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन बनाता है महाकषाय तो ये पग वाले क्वेश्चन ज्यादा बनाता है। बाकी सिंपल ही देगा, अश्वगंधा किसमें आता है, अर्जुन किसमें आता है, अशोक किसमें आता है, लेकिन ज्यादा डिटेल रहता है, सातों पग से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या है, वमन द्रव्य कहां पर अगर दोष हो तो हम वमन द्रव्य का प्रयोग करते, कौन कौन से द्रव्य याद नहीं करना है, उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधे आमाशय आश्रय, जहां पर दोष कौन से हो, श्लेष्म पित्त हो, मतलब यहाँ पर वायु का नाम नहीं लिया, मतलब पित्त कफ दोष हो और जो व्याधि हो अमाशय में आश्रित हो। अमाशय आश्रित व्याधियों में हम क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो अमाशय आश्रित जो व्याधियां हैं उसमें हम वमन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अमाशय में स्थित व्याधियों में वमन किया जाता है। ठीक है, उसी के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, इतना ही कोटेशन याद रखना, आगे आगे जाके इतना ही बस याद करना है और बाकी नहीं याद करना है, नहीं तो अभी से आप जाके यहाँ पर एक एक चीज याद कर लो, कुछ भी नहीं याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा विमर्श पर ध्यान दें, बड़ा हाईलाइटेड है ना, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या लिखा है, मदन फल जो होता है वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। और क्या बोले हैं,
कि एला को गुणों में वमन नाशक माना है यथा यहाँ पे बोला है, और भाव प्रकाश ने क्या बोला है कि इलायची को कफ नाशक बताया भाव प्रकाश ने। वमनोपक द्रव्यों वर्णन में भी आचार्य ने एला का नाम नहीं लिया है। सुश्रुत ने भी मदन कुटक जीमूतक इत्यादि का वर्णन किया है, पर अध्याय में एला का नाम नहीं है, किंतु बागभट्ट ने एला की गणना की है। मतलब कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि बागभट्ट ने एला की भी गणना की है वमन द्रव्यों में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एला का वर्णन नहीं किया। गर्मी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। है ना, तो यहाँ पर तो इन्होंने एला बताया है चरक ने, लेकिन कहाँ नहीं बताया है ना, वो अपन बाद में वहां देखेंगे महाकषाय में जहां वमनोपक बताया है। तो यहाँ तो एला का वर्णन किया है, लेकिन जो वमनोपक महाकषाय होते वहां पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विरेचन द्रव्य और उनके प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? तो विरेचन द्रव्य में क्या क्या चीजें आती है आप तो याद रखो। कहाँ करते हैं विरेचन? पक्वाशय गते दोषे वीर्य कार्यम प्रयोजयित। पक्वाशय गत अगर दोष है, अमाशय गत दोष है तो वमन करा दो, पक्वाशय गत दोष है तो क्या कराओगे? विरेचन कराओगे। ठीक है, त्रिवित का सबसे पहले नाम उल्लेख है, क्योंकि त्रिवित जो होता है विरेचन कराने में श्रेष्ठ होता है। त्रिवित मूल सभी विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है, यथा विरेचने त्रिवित मूलम श्रेष्ठ माहुर मनुष्यनी, अतः उसी का सर्वप्रथम नाम ग्रहण किया जाता है। ठीक है, गंगाधर और चक्रपाणी ने शीरणी से दूधिया का ग्रहण किया, इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, पीएचडी लेवल का है। फिर आस्थापन वस्ती का क्या पढ़ेंगे? लवण का प्रयोग आस्थापन में यूज किया जाता है। उदावर्त विबंधेशु, उदावर्त और विबंध में हम आस्थापन का प्रयोग करते हैं। एक बार समराइज फिर से रिवाइज कर लो। अमाशयगत दोष में वमन कराओगे, पक्वाशय में हमने विरेचन किया था, उदावर्त और विबंध में क्या कराओगे? आस्थापन कराओगे। उदावर्त विबंध में मुख्य दोष कौन सा होता है? वायु की वृद्धि होती है, तो वायु की वृद्धि को शांत करने के लिए आस्थापन से बेस्ट कोई भी चीज नहीं है, तो आस्थापन का प्रयोग कराओगे। अनुवासन में क्या होगा? अतः औषधि संकल्प अनुवासन मारुत अग्नम इति, मारुत को हरने के लिए, वायु को हरने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अनुवासन। तो पांचों कर्म के कोटेशन अकेला याद करना है, कंटेंट इतना याद ही नहीं करना है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? 5 कोटेशन याद करना था, 2 बार रिवाइज कर दिया है मैंने, जब चैप्टर खत्म होगा तो एक बार और रिवाइज करूंगी। पूर्व कर्म क्या होता है? तानु अनुपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोत्पादन, दोषों के उपस्थित होने पर पहले उनका स्नेह स्वेदन कराना है। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन, ये रेफरेंस पूछा जाता है किस चैप्टर का है? आचार्य चरक ने सबसे पहले पंचकर्म कहां पर यूज किया है? पंचकर्म शब्द सबसे पहले पंचकर्म यहाँ पर यूज किया हुआ है सेकंड चैप्टर में। और पंचकर्माणी कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन, अभी युक्ति आएगा तो इसको मैं याद करा दूंगी आपको। मात्रा और काल का विचार करके ही हमको पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखो, विचार करके करते हैं पंचकर्म। मात्रा काल आश्रय युक्ति के लिए आएगा, मात्रा और काल पर युक्ति आश्रित होती है। मात्रा काल विचार्यन, मात्रा और काल का विचार करके पंचकर्म किया जाता है। तो पंचकर्म जो होती है, कुछ चीजें, कुछ प्रोसेस जो होती है थोड़ी टफ होती है। जैसे वमन हुआ, हर एक पेशेंट कन्विंस नहीं होता वमन कराने के लिए, उसमें हमको विचार करना पड़ता है। तो एक कोड भी हो गया याद करने का। ठीक है, अब युक्ति का महत्व, सबसे पहले पंचकर्म का उल्लेख यहीं पर आया है, सबसे पहले यहीं पर युक्ति का भी उल्लेख आया है। क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य चरक ने सर्वप्रथम युक्ति का वर्णन कहां पर किया है ना, युक्ति का जो वर्णन है सबसे पहले कहां किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचकर्म शब्द भी यहीं पर किया और युक्ति का वर्णन भी सबसे पहले यहीं पर किया है। तो मात्रा कालाश्रय युक्ति, मात्रा और काल पर आश्रित होती है युक्ति। और अभी हमने पढ़ा मात्रा कालो विचार्यन जो है किसके लिए आया है? पंचकर्मा के लिए। तिष्ठति उपरि युक्तिक, जो द्रव्य ज्ञान बताम सदा, किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है तथा युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाला वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ होता है। एक और चीज मैं बता दूं, अभी अभी हमारी एमबीपीएससी वाली जो इंटरव्यू की क्लासेस हैं, अभी जीएस वाले एक टीचर आए हुए हैं बाहर से, है ना, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटरव्यू में। ये नहीं आपको नॉलेज ही कितना भी क्यों ना हो, आपने रिटर्न में कितने भी नंबर क्यों ना लाए हो, लेकिन आप वहां पे जो प्रेजेंट करोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपका वो बहुत अच्छी चीज है, आपके थ्योरी में अच्छे मार्क्स आए हैं, इंटरव्यू मिला के आपका सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन इंटरव्यू अलग चीज होता है और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होता है। थ्योरी में आपने बहुत अच्छा नंबर ला, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन आप वहां पे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो अलग मायने होता है। तो उसका जो सेंस पूरा होता है वो युक्ति पर निर्भर करता है। आपके अंदर योजना बनाने की युक्ति कितनी है, आप कैसे कैसे वहां प्रेजेंट करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप जाके बैठ गए और आपने वहां पर बोल दिया, उसकी आपको पहले योजना बनानी पड़ेगी कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हाँ जो भी पूछेगा मैं बता दूंगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है ना। कोई भी चीज करने से पहले एक प्लान होता है ना, वो प्लान आपको बनाना पड़ेगा। सारी जो चीजें होती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो हमारी थ्योरी में लिखा हमसे वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं रहता है ना। बहुत बाहर की चीजें, आप जो आयुर्वेदा में कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, आप क्या करोगे करके, है ना, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें पूछेगा। आपकी थ्योरी बुक से रिलेटेड थोड़ी ना है, आपका ये खुद का मेंटल पावर देखा जाएगा कि आपका मेंटल पावर कितना है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कितने प्रकार की यवागु का वर्णन किया है? तो अष्टाविंशति यवागु, 28 यवागु का वर्णन किया है आचार्य चरक ने। कहां किया है? चरक सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर अपामार्ग तंडुली अध्याय में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करोगे, वहां पर क्वेश्चन का आंसर एक दो जगह गलत दिया है, वहां पर अपामार्ग आरगवधि नाम दे दिया है ना। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अपामार्ग तंडुली। वहां पर उन्होंने दे दिया अष्टाविंशति यवागु का वर्णन आरगवधि चैप्टर में किया, तो वो गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर का चैप्टर, दो जगह आंसर दिया, अभी मैंने सॉल्व कराया है तो मुझे मिला हुआ है, आप गलत ना याद कर लेना। ठीक है,
तो सबसे पहले यवागु पढ़ते हैं शूलनाशक यवागु। आपका टास्क कब शुरू होता है? हर एक 10 यवागु होने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इस प्रकार से 28 यवागु हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो शूलनाशक यवागु में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रशुंठी से बनाई गई जो है अग्नि दीपक और शूलनाशक होती है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? दीपिनी शूलग्नि यवागु, है ना। यहाँ पे भले ही शूलग्न लिखा हुआ है, लेकिन ये यवागु कौन सी है? दीपिनी और शूलग्नि यवागु, है ना। तो याद कर लो, एक कोड बना लो, पंचकोल की दिशा, पंचकोल की दिशा पूरा याद होगा 100%। तो पंचकोल से हो जाएगा, पंचकोल का नाम सभी को पता है, पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रशुंठी, पंचकोल है। दिशा से क्या हो जाएगा? दी से हो जाएगा दीपनी, शू से हो जाएगा शूलग्नि, दीपनी शूलग्नि यवागु। ठीक है, दिशा से याद हो गया। अब यहाँ पे विमर्श हम साथ साथ इसलिए पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक से ज्यादा चीजें तैयार होने वाली है। चक्रपाणी के मत से यवागु निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो रस प्रधान है उन्हें आहार द्रव्य तथा जो वीर्य प्रधान है उन्हें औषध द्रव्य माना जाता है। इतना ना याद करो, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किस आचार्य ने द्रव्य दो प्रकार के बताए हैं? रस प्रधान आहार द्रव्य और वीर्य प्रधान औषध द्रव्य। किस आचार्य का डिवीजन है? जो आहार द्रव्य होते हैं उनमें क्या चीज प्रधान रहती है? तो आहार द्रव्य में रस प्रधान रहता है, और औषधि द्रव्य जो होता है उसमें वीर्य प्रधान रहता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी औषधि है वो वीर्य से काम करती है। हमारी जो औषधि है पोटेंसी से काम करती है। पोटेंसी मीनिंग होता है आयुर्वेदा में वीर्य। औषधि अपने वीर्य के आधार पर काम करेगी, तो औषधि वीर्य प्रधान होती है। आहार अपने रस के आधार पर काम करता है, तो आहार रस प्रधान होता है। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है ना। क्या पूछा है? कि रस प्रधान, आहार द्रव्य, वीर्य प्रधान, औषधि द्रव्य किसका डिवीजन है? चक्रपाणी का है। एक और चीज देखते हैं, चक्रपाणी ने औषध द्रव्य के 3 प्रकार के वीर्य बताए हुए हैं। ये आप द्रव्यगुण में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे। कौन कौन से? तीक्ष्ण वीर्य होता है, मध्यम वीर्य होता है और मृदु वीर्य होता है। अब तीक्ष्ण वीर्य में कौन आता है? शुंठी। एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। शुंठी अगर टंग पर टच करेंगे बहुत तीक्ष्ण लगती है हमको। मध्य वीर्य जो होता है बिल्व होता है और अग्निमंथ होता है। तो बिल्व, गंभारी, अरणी, पाटला, शिवना, अग्निमंथ जो है ये बृहद पंचमूल के ड्रग नाम दिए हैं। तो याद कर लो, मध्य में आधा धा है ना, बिल्व में तो आधा वाला ला है। इस तरीके से याद हो जाएगा कोड बना के, यहाँ पर आधा धा, यहाँ पर आधा ला। और मृदु वीर्य क्या है? आमल की, आमल की, आंवला मुरब्बा बनाते तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कोड है याद करने का, आंवले का मुरब्बा बड़ा सॉफ्ट होता है। तो मृदु वीर्य में आमल की, जो यहाँ पर नाम दिया है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। शुंठी तीक्ष्ण है, ये मध्यम है, मृदु क्या है? आंवला। अब मात्रा पूछी जाती है, इनकी मात्रा कितनी होती है? तो 4 2 1 कर्ष याद करना। 4 कर्ष मृदु की मात्रा, 2 कर्ष मध्यम की मात्रा, तीक्ष्ण की मात्रा 1 कर्ष। कभी आप भूल जाओ कि मैडम ने 1 कर्ष तीक्ष्ण बताया था कि मृदु बताया था। अब खुद सोचो, अगर आप कम पोटेंसी वाली, जैसे आप 100 mg की पैरासिटामॉल, इतने की तो नहीं, पता नहीं कितने की, मतलब सिरप आती है, तो 100 mg की आप क्या लेके आए हो? पैरासिटामॉल। आप 25 साल के हो तो आप कितनी mg खाओगे? 500 mg खाना चाहोगे तो 5 गोली खाओगे ना। तो जिसका वीर्य कम है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, जिसका वीर्य तीक्ष्ण है उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। अगर हम 500 mg की एक ही टैबलेट लेके आए हैं तो हम 10 थोड़ी ना खा सकते, ही खा सकते हो ना। तो तीक्ष्ण वाले का कम, तो नीचे से ऊपर याद करना, 4 2 1 कर्ष। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तीक्ष्ण वीर्य 1 कर्ष होती, मध्यम वाली 2 होती, मृदु वाली 4 कर्ष, मतलब 1 पल। तोला और कर्ष एक ही जैसा होता है। आप तो कोड बना लो, 4 2 1 कर्ष। अगर हमसे ये तोले में पूछ ले तो ऑब्लिक में तोला भी लिख लो, एक दूसरे का पर्याय है। हमसे पल में पूछ ले तो आप पल को कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 पल बराबर होता है 4 कर्ष। अब कन्वर्ट करते रहना, कैसे करोगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचनी और ग्राही पेया। पाचनी और ग्राही पेया में क्या चीजें आएंगी? मतलब ऐसी औषधियां रहेंगी जो पचाने का काम भी करेंगी, और ऐसी औषधियां रहेंगी जो संग्राही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, पाचनी ग्राहणी पेया और वातज अतिसार नाशक पेया। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वातज अतिसार नाशक पेया पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? पाचनी और ग्राही पेया। थोड़ा सा ग्राही और स्तंभक द्रव्यों के बारे में बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, ग्राही और एक होता है स्तंभन द्रव्य, स्तंभक द्रव्य। ग्राही स्तंभन का मीनिंग लगभग सेम होता है, मतलब उनका काम होता है रुकाना। अगर बॉडी से किसी कोई चीज निकल रही है उसको रुकाने का काम दोनों चीज करते हैं। ग्राही क्या होता है? उष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं। स्तंभक जो होता है शीत वीर्य द्रव्य होते हैं। ग्राही जो होता है कटु रस प्रधान होता है, ये बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। स्तंभक जो होता है कषाय रस प्रधान द्रव्य होते हैं। और जो ग्राही द्रव्य होता है वो वायु को बढ़ाने वाला होता, वायु को, हाँ, वात को प्रकोपित करने वाला होता है। और स्तंभक द्रव्य जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्राही द्रव्य जो है वात को शमन करता है, स्तंभक द्रव्य होता है जो वायु को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। उष्ण वीर्य है, कटुरस है, भले ये वायु का शमन करेगा क्योंकि उष्ण होता है। ये स्तंभक है, वायु को प्रकोपित करेगा, मतलब स्तंभक शीत वीर्य होता है। ठीक है, वीर्य के आधार पर काम करता है। आगे आएगा तो बताऊंगी। मेरा बताने का मतलब ओनली इतना था कि जो ग्राही के साथ साथ उन्होंने क्या दिया है? पांचनी, मतलब यहाँ पर हम उष्ण वीर्य द्रव्यों का काम यूज कर रहे हैं, तो पचाने का काम भी करेगा, ग्राही का काम भी करेगा। तो ददित्य बिल्व चांगेरी तक दाड़िम साधिता। यहाँ पे ददित्य बिल्व चांगेरी को किसमें साधित किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तक्र दाड़िम में साधित किया जाता है। तो कैंत बेल, 3 पतिया, मट्ठा, खट्टे अनार के दाने से सिद्ध करके की गई पेया जो पाचन और ग्राही होती। ये तो हमने पढ़ लिया। जो एक्चुअल में रीजनिंग था वो भी पढ़ लिया, क्योंकि आजकल जो अष्टाविंशति यवागु है इनसे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
रोहिणी पेया है उसमें किस प्रकार के वीर्य वाली औषधियों का वर्णन है? श्लोक नहीं देगा, ऐसा पूछ लेगा तो आना चाहिए ना, वो भी मैं विमर्श में पढ़ाने वाली हूँ आपको, है ना? तो यहाँ पर ददित दिया हुआ है। अब एक कोड बना लो, आपका पेट खराब है, आपको काय की जरूरत है? ग्राही द्रव्यों की जरूरत, मतलब ऐसे द्रव्य जो आपके लूज मोशन हो रहा है उसको ग्रहण कर दे, रुका दे। तो क्या करोगे आप? दही चावल खाते हो ना, दही चावल खा लेना, तो ददित्य याद हो जाएगा। ददित्य का मतलब यहाँ पे कपित्त है, लेकिन हमने दही याद कर लिया। ठीक है, अब आता है अगला वातज अतिसार नाशक। तो यहाँ पे 5 निगरानी पे यहाँ तक हो गया। सब आते पंचमूल के, जो पंचमूल होता है वो वातज अतिसार नाशक होता है। तो पंचमूल के क्वास से सिद्ध पेया वातज अतिसार में हितकारी होती है। तो पंचकोल की दिशा हमने पढ़ा था, यहाँ पर पंचमूल वही चीज है ना? पंचमूल, पंचमूल कौन सी है? यहाँ पे लघु, वहां पे पंचकोल था, पिपली पिपलीमूल चब्ब चित्र श्रृंखी पंचकोल कहलाता है, पंचमूल अलग है। पंचमूल कौन सी? यहाँ पे लघु वाली पंचमूल दिया हुआ है, तो लघु ही याद करोगे, भले श्लोक में नहीं दिया लेकिन उसका मतलब लघु ही समझना। ठीक है, वात अतिसार, तो वात नाशक ही होता है पंचमूल, तो याद रहेगा। अब यहाँ पे 2 पेयाओं का निर्देश किया, पहली पाचनी, दूसरी ग्राहणी। पाचन और ग्राही औषधियों का प्रयोग अतिसार में किया जाता था। अतिसार का प्रसंग मानकर दूसरी पेया को वात अतिसार नाशक कहा है। इस पेया में जल के बदले तक्र का प्रयोग बताया है। दूसरी पेया जो है सरीवन पिठीवन, अब जो नहीं नाम नहीं पढ़ाऊंगी मैं, लघु पंचमूल के द्रव्यों से सिद्ध, क्वास से सिद्ध करनी चाहिए। इतना याद रखो, वात अतिसार में लघु पंचमूल के द्रव्य का प्रयोग किया है। लघु पंचमूल का गुण इस प्रकार बताया है ना? पंचमूल लघु स्वादु पित्त अनिल हापहम करके बताया है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी पेया आपको क्लियर हुई कि नहीं, बता दो जरा, मतलब यवागु। आगे बढ़े, पित्त श्लेष्मिक अतिसार अग्नि। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? वात अतिसार। अब कौन सा अतिसार पढ़ रहे हैं? पित्त श्लेष्मिक अतिसार में पढ़ रहे हैं। तो शाल पर्णी बला बिलवई कृष्ण पर्णी साधिता दाड़िम अम्ल हिता पिया। दाड़िम अम्ल खट्टी चीजों से साधित करते हैं और पित्त कवजन अतिसार में देते हैं। कूड बना लो याद करने का, पा वाली चीजें आएंगी। पित्त श्लेष में पा वाली चीजें क्या आ रही हैं? शालपर्णी, कृष्ण कृष्ण पर्णी। तो पा वाली चीजें आ रही ना, शालपर्णी, कृष्ण पर्णी, तो पित्त नाशक होती है और साथ में कफ नाशक भी होती है। साथ में कोड भी बनाते चलो और याद भी करते चलो, सारी चीजें आराम से याद हो जाएगा। तो 4 हो गए हमारा। अगला आता है रक्त अतिसार अग्नि पेय। तो रक्त अतिसार में क्या है? पय सरदूध के छागे हीरे उत्पल नागरई पेया रक्ताभिसार अग्नि प्रश्न परिण्याच साधिता। इसमें हमको पयस अर्दूध के छागे मतलब सुगंध बला, हीरे उत्पल नागरी मतलब सुगंध बला, नीलकमल, नागर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आचार्य चरक के द्वारा रक्ताभिसार में वर्णित जो नागर है उसका मीनिंग क्या है? नागर मुथा है, जबकि नागर का मीनिंग क्या होता है? हाँ, नागर का मीनिंग क्या होता है? शुंठी होता है। जबकि यहाँ पर नागर क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागर मतलब नागर मुथा बताया है। पेया रक्ताभिसार कृष्ण पर्णी से साधित करके देते। तो ये जो द्रव्य है हीवर उत्पन्न नागर, ये कृष्ण पर्णी के कल्प को बकरी के अर्धोदक दुग्ध में पकाकर, बकरी का जो अर्धोदक दुग्ध है उसमें पकाकर दिया जाता है, रक्ताभिसार को नष्ट करता है। और आप जानते हैं जो बकरी का दूध होता है वो क्या करता है? ग्राही होता है ना? क्या होता है? ग्राही होता है। इस कारण से इसका प्रयोग रक्ताभिसार में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक और कोड बना दूं, रक्त कैसा होता है हमारा? ऑक्सीजनेटेड रहता है। तो जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पे झाग रहता है, झाग रहता है ना? तो यहाँ पे झाग याद कर लेना, छागे को झागे पढ़ लेना, अर्धोद के छागे, तो झाग पढ़ लेना कि रक्त में झाग निकलता है। मैंने आपको श्लोक पढ़ा दिया, उसका मीनिंग बता दिया और कोड भी बता दिया। अगला अगर हम कोड से पढ़ेंगे तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, इसलिए मीनिंग पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जतुकर्ण संहिता में यही पेया बताई, पर उसमें नागर ना बताकर उसकी जगह क्या बोला है? घन बताया। घन का मीनिंग एक्चुअल में नागर मुथा ही है, लेकिन नागर मतलब सोंठ होता है, लेकिन यहाँ पे सोंठ नहीं लिया इसको, ना लेकर नागर मुथा का लेना उचित प्रतीत होता है। ठीक है, अगली आती है आमतिसार या मूत्र त्रच्छग्नि पेया। आधा आधा पढ़ेंगे, पहला हमारा है आमतिसार वाला। ठीक है, आज की क्लास में ओनली 10 करेंगे, 10 के मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर अगली क्लास में हम 18 कंप्लीट करेंगे। तद्ध्यात अति विषाम पेया सामिस्सा अम्ला सा नागरम। क्या कर रहे हैं? आमतिसार रोग में अति और सोंठ से बनी एवं खट्टे अनार के दाने के रस से खट्टी की गई पेया देनी चाहिए। मतलब अति विषा और नागर, नागर मतलब होता है सूंठी, तो अति विषा, नागर मतलब सूंठी से बनी, काय से? खट्टे अनार के रस, सामला मतलब होता है खट्टे अनार के रस से साबित करके देना चाहिए। किसमें? आम में। तो आम अतिसार में आम है, आम को पचाने के लिए हमको उष्ण चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो सूंठी दे देंगे और साथ में क्या दे देंगे? अति विषा दे देंगे। याद हो गया, समझ आ गया? आप कोड बना लो, आम अति सा अति बन गया ना। अति विषा में हम पढ़ते हैं अति विषा, फिर आम अति करके याद करें, जो दोनों अति अति मैच हो जाएगा तो याद रहेगा, आम अति और सा अति करके याद करोगे। ठीक है, फिर मूत्र कक्ष में कौन सा यूज कर रहा है? स्वदंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कक्ष सा फाणितम, फाणित के साथ देना। अब ये चीज एग्जाम में पूछने लग गया है। तो स्वदंष्टा मतलब होता है गोक्षुर, गोक्षुर जो होता है एंटी डायरेटिक होता है। गोक्षुर की फैमिली क्या है, कोई बताएगा? बॉटनिकल नेम क्या है? मैं ही बता देती हूँ। गोक्षुर की फैमिली जो है जाइगोफाइलेसी फैमिली है और ट्रिबुलस प्रेस्टिस कुछ इसका बॉटनिकल नेम होता है, याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मूत्र कक्ष में गोक्षुर यूज करते हैं, तो स्वदंष्टा वाला आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? मूत्र कक्ष करके देते फाणित के साथ। ठीक है, कृमिग्नि या वागु, तो कृमिग्न, विडंग क्या होता है? कृमिग्ना नाम। विडंग क्या है?
कृमिघ्ना नाम होता है। किसके द्वारा सिद्ध करके दिया जाता है? तक्र से सिद्ध करके दिया जाता है। दोनों कोड याद कर लो। कैसे याद करोगे? तक्र अगर बहुत दिन तक रखा रहेगा तो उसमें क्रमी लग जाएंगे। तक्र बहुत दिन तक रखा रहेगा तो क्रमी लग जाएंगे, तो कृमिघ्नी अवागु तक्र से साधित करते हैं, और विडंग जो होता है कृमिघ्ना नाम होता है। बाकी का मैंने याद नहीं कराया, आपको स्टोक पूरा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सी अवागु है। ये अभी तक नहीं पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कृमिघ्नी अवागु के अंतर्गत नहीं आता। उसका भले ही पूछा है दीपनी, हाँ अभी अभी जो मैं बीएचयू 2004-5 के पेपर सॉल्व कराई हूँ, आज क्रेड 2005 का कराया है, अपलोड भी कर दिया, मैसेज नहीं कर पाए हैं, और बीएचयू 2006 का फर्स्ट पार्ट डल गया है। उसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा दीपनी सुलग्नी अवागु का घटक नहीं है। तो अपने पंचकुल की दिशा याद किया था, उसमें एक ऑप्शन में मरीच था, तो मरीच नहीं डला रहता, मरीच षडूषण में रहता, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। तो यहाँ पे पूरा याद नहीं रखना, ओनली पिपली याद रखना, सॉरी विडंग याद रखना, पिपली मूल शिब्रू मरीच आदि रहते हैं, तक्र से सिद्ध करके दिया जाता है। सात सुवर्ची का ना, सज्जी सार के साथ, सज्जी सार, सात सुवर्ची का मतलब क्या है? सज्जी सार के साथ दिया जाता है। अगला है पिपासा और विष में प्रयोग करने वाला, तो 10 अवागु हो जाएंगी हमारी। मृदिका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु, नागरई। नागर यहाँ पे फिर आ गया शुंठी, सॉरी मधु और नागर मुथा, यहाँ पर नागर नागर मुथा ही है, शुंठी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नागर मुथा आया है, नागर का मीनिंग। और पिपासा में क्या दिया? वो पिपासक में ये हो गया, फिर से पढ़ लेते हैं, कोड बना लो। मृदिका जो होती है बड़ी किशमिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम नाम ही नहीं आ रहा है ना, बड़ी वाली जो किशमिश होती है, उसको पानी में डालते हैं, फूल जाती है, उसको पिए खाएंगे तो पानी भी अंदर जाएगा, तो प्यास वैसे ही बुझ जाएगी। तो याद हो गया ना। अब कोड बना लो, मृदु मृदु प्यास लगी है हमको, मृदु मृदु प्यास से मृदु से हो जाएगा मृदिका, पिपासग्नि अवागु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ यार मुनक्का, वो तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि नाम ही याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मुनक्का बोलते हैं, हाँ याद आ गया, इतना बड़ा नाम भी नहीं था जो हमें ना हो, गर्मी के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी बहुत गर्मी है ना। अब आता है विषग्नि अवागु, तो पिपासग्नि हो गया, विषग्नि। सोमराजी विपाशिता, ओनली सोमराजी। सोमराजी किसका पर्याय है? ये पूछा जाता है, बाकुची। सोमराजी किसका पर्याय है? बाकुची का पर्याय है ना, बाकुची के क्वास से सिद्ध करके दिया जाता है। कोड बना लो, सोमवार को किन भगवान का व्रत रहता है? भगवान शंकर जी का व्रत रहता है। शंकर जी विषैले नाग को अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, गले में धारण किए रहते हैं, तो विषैले नाग को धारण सोमवार को जिनका व्रत किया जाता है, तो विषग्नि में सोमराजी करके आएगा, तो बाकुची उसका नाम है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ वेरी गुड। सोरेलिया कॉरिलीफोलिया इसका बॉटनिकल नेम होता है बाकुची का। क्वेश्चन मैं पूछ लूं जरा। हाँ चलिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सवाते पंचमूलिके, सवाते पंचमूलिके किसके लिए आया है? शालपर्णी, बला बिलवई, कृष्णपर्णी, कौन सा यवागु है? तदित्य बिलवित, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता, कौन सा यवागु है? मृदिका, सारीवा, लाजा वाला कौन सा है? सोमराजी कौन सा है? जो कृमिघ्नी यवागु होती है ना, किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसको, और किसके साथ सेवन किया जाता है? सिद्ध किसके साथ किया जाता है और सेवन किसके साथ किया जाता है? ठीक है, दध्यात अति विषा पेया सामे सामलम सनागरम, दध्यात अति विषाम पेयाम सामले सनागरम किसके लिए आया है? स्वदंशता कंटकारी वाला किसके लिए आया है? स्वदंशता कंटकारी। और पयस अर्दोद के छागे हीवेर उत्पल नागरे किसके लिए आया है? उसमें नागर जो दिया है, नागर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, हो गए भाई 10, सारे क्वेश्चन पूछ लिए, बन गए, सब चीज बन गई कि नहीं बनी है? हाँ जी बताइए।